सो लास्ट क्लास में अपने बात कर रहे थे अनपेड सेलर का। वेल कंटिन्यू सेम डिस्कशन, ठीक है। अनपेड सेलर करेंगे, उसके बाद फिर विल डू ऑक्शन सेल। तो देखो अनपेड सेलर होता क्या, जो हमने डिस्कस किया था। अनपेड सेलर मतलब वो जिसको पैसा नहीं मिला, राइट। सो अपने 3 केसेस डिस्कस करे थे जहाँ पे अपने किसी सेलर को अनपेड सेलर क्लासीफाई करते हैं। पहला कैश सेल है, पैसा नहीं मिला। सेकेंड वन क्रेडिट सेल है, टर्म एक्सपायर हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला। एंड थर्ड वन कि जो बायर है उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया लेकिन फॉर सम रीजन, वॉट एवर रीजन, वो अपना जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। सो इन 3 कंडीशंस पे अपने बोलते हैं कि जो सेलर है वो अनपेड सेलर है। एक अनपेड सेलर के पास टोटल 7 राइट्स होते हैं, ठीक है। एक अनपेड सेलर के पास टोटल 7 राइट्स होते हैं। इनमें से जो 3 राइट्स है वो गुड्स के अगेंस्ट में और 4 राइट्स जो है वो बायर के अगेंस्ट में। 3 राइट्स जो गुड्स के अगेंस्ट में वो क्या क्या है, फर्स्ट वन इज राइट ऑफ लियन, सेकेंड वन राइट ऑफ स्टॉपेज एंड थर्ड वन इज राइट टू रीसेल, ठीक है। जो राइट बायर के अगेंस्ट में है, राइट, वो क्या क्या है उसको अपने सूट के नाम से जानते हैं। सूट का मतलब क्या हुआ, कोर्ट में केस फाइल करना। तो सूट फॉर प्राइस, सेकेंड वन इज सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, थर्ड वन इज सूट फॉर रेपुडिएशन एंड फोर्थ वन इज सूट फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 7 अपने को याद रखना है, दीज आर सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से कल हमने डिस्कस किया था राइट ऑफ लियन और दूसरा हमने डिस्कस किया था राइट ऑफ स्टॉपेज, ठीक है। अब राइट ऑफ लियन क्या होता है, राइट ऑफ लियन का मतलब क्या हुआ कि सामान सेलर के पास है और सेलर उसको रिटेन कर रहा है, राइट। सो ये रिटेन और रीगेन अपने को ध्यान रखना है। रिटेन का मतलब सामान अपने पास ही है और अपने उसको रख रहे हैं, उसको अपने आगे पास ऑन नहीं करेंगे। एंड रीगेन का मतलब क्या हुआ कि चला गया था उसको वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो राइट ऑफ लियन में क्या होता है कि अपने सामान को रिटेन कर रहे हैं, सामान अपने पास ही था, ठीक। अब ये जो राइट ऑफ लियन है, इसमें होता क्या है कि गुड्स, ठीक है, अपने पास है अभी और अपने सामने वाला को गुड्स को पास ऑन नहीं करेंगे, फाइन। तो ऐसा अपने कब कर सकते हैं, पहला कि हमने गुड्स का डिलीवरी नहीं दिया है। किसको नहीं दिया है, बायर को भी नहीं दिया है और कैरियर को भी नहीं दिया है। कैरियर मतलब जो सामान लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्टर हो सकता है, कोई बंदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसके बाद क्या है कि जो सेल है वो हो चुका है, फाइन, हमने सेल कर दिया है। अब देखो सेल, याद है अपने कल क्या बात कर रहे थे, सेल का मतलब ये नहीं होता कि गुड्स डिलीवर्ड हो गया। सेल का मतलब ये नहीं होता कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। सेल का मतलब क्या होता है कि जो रिस्क एंड रिवार्ड है, राइट, वो पास ऑन हो जाना चाहिए। तो ये जो राइट ऑफ लियन है ये अपने कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, 3 में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगा तो अपने इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला कैश सेल है, पैसा नहीं मिला। दूसरा क्रेडिट सेल है, टर्म एक्सपायर हो गया, पैसा नहीं मिला। एंड थर्ड वन क्या था, थर्ड वन था कि जो अपना बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया। फिर हमने बात की थी कि इंसॉल्वेंसी का जो लीगल मीनिंग है वो क्या होता है कि कोर्ट डिक्लेयर करता है कि आप इंसॉल्वेंट हो। लेकिन सेल ऑफ गुड एक्ट्स में इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि अपने पास अगर पैसा नहीं है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अपना डेट्स को रिपे करने का, तो अपने इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक। तो किसी बंदा के पास उधारी चुकाने का अगर पैसा नहीं है तो अपने उसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत उसको अपने इंसॉल्वेंट मांगते हैं, ठीक है। ये इंसॉल्वेंट का जनरल डिफिनेशन नहीं है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से ये इंसॉल्वेंट का डिफिनेशन है। तो 3 केसेस है जिसमें अपने राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज कर सकते थे, ठीक है। अब देयर आर 5 केसेस जब एक बंदा अपना राइट ऑफ लियन को लूज करता है, मतलब वो राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। वो क्या क्या है, द फर्स्ट वन कि हमने गुड्स को कैरियर को दे दिया। कैरियर मतलब वही जो बंदा लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्टर या कोई भी बंदा। दूसरा क्या है कि हमने गुड्स को बायर को डिलीवर कर दिया, बायर को किया, उसका एजेंट को किया, उसके बिहाफ में किसी को किया, बट हमने डिलीवर कर दिया, ठीक है। द थर्ड वन कि अपने को बायर पैसा दे दिया। अब बायर अगर अपने को पैसा ही दे दिया तो अपने अनपेड सेलर है ही नहीं ना, अनपेड सेलर नहीं है तो बात खत्म, राइट। अपने भाई एज ए सेलर अपने चाहते तो ये कि अपने सामान बिक जाए, अपने अनपेड सेलर बन के थोड़ी रहना चाहते, तो अपने को पैसा मिल गया, अपने सामान दे देंगे, बात खत्म। फोर्थ वन कि जो सेलर है वो अपना राइट खुद ही वेव करता है,
मतलब वो राइट ऑफ लियन को खुद ही एक्सरसाइज नहीं करता, ठीक, ही वेव्स हिज राइट कि भाई उसको नहीं करना। द फिफ्थ वन बाय स्टॉपेल, मतलब कि शेलर प्रिटेंड करता है, कहीं प्रेजेंट करता है कि भाई जो ओनरशिप है वो पास ऑन हो चुका है, और वो खुद ऐसा प्रिटेंड करता है कि देयर इज नो राइट ऑफ लियन। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि वो प्रिटेंड कर रहा है तो फिर बाद में वो पीछे नहीं हट सकता। हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि अगर अपने सामान को रेलवे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और जो रेलवे रिसीट होता है उसमें अगर वो रिसीट जो है वो बायर के नाम से उसको फाड़ देते हैं तो वहाँ पे राइट ऑफ लियन जो है वो चला जाता है, क्योंकि अपने वहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि है ना गुड्स जो है वो बायर के नाम से अपने दे दिए। सो इन दिस केसेस राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। अब अपने आते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज पे। राइट ऑफ स्टॉपेज क्या हुआ कि हमने जो सामान है वो अपने यहाँ से डिलीवरी के लिए निकाल दी है, ठीक है, मतलब वी हैव पार्टेड विथ पोजीशन ऑफ गुड्स, अपने पास से सामान जा रहा है। अब अपने पास से सामान चला गया तो अपने क्या कर सकते हैं, उसको रीगेन कर सकते हैं। वी कैन नॉट रिटेन, राइट, रिटेन क्या था, अपने पास से रख लिया, रीगेन निकल गया, अपने उसको वापस मंगवा लेते हैं। तो राइट ऑफ स्टॉपेज में क्या होता है कि अपने ट्रांसपोर्टर को बोल सकते हैं कि भाई इसको डिलीवर मत करना, या फिर अपने क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स को वापस अपने पास मंगवा सकते हैं। क्या तो ट्रांसपोर्टर को बोल दिया कि भाई गुड्स को तो उसको डिलीवर मत करना, या फिर अपने वापस मंगवा लेते हैं। अगर अपने ट्रांसपोर्टर से सामान मंगवाते हैं, राइट, या ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं कि भाई तुम सामान को यहाँ पे डिलीवर कर देना, तो उसका कोई भी कॉस्ट होता है वो ट्रांसपोर्टर अपने से लेता है। अब देखो ये जो राइट ऑफ ट्रांजिट है, ठीक है, इसको अपने कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो राइट ऑफ ट्रांजिट को एक्सरसाइज करने के लिए देयर आर 5 कंडीशंस। राइट ऑफ ट्रांजिट को एक्सरसाइज करने के लिए देयर आर 5 कंडीशन। नंबर 1 कि सेलर शुड बी अनपेड, ये तो माना हुआ बात है, अनपेड नहीं होगा तो राइट ही नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि सेलर शुड हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स, मतलब वो अपना गुड्स का जो पोजीशन फिजिकल उसके पास जो गुड्स था वो क्या किया, उसको डिलीवरी के लिए निकाल दिया। थर्ड वन, गुड्स आर इन ट्रांजिट या नॉट येट डिलीवर्ड, अभी तक अपने गुड्स को डिलीवर नहीं किया। फोर्थ वन, द वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसको अलग करता है मेनली लियन से, वो क्या है कि द बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट, ठीक है, बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एक नेसेसरी कंडीशन है, जो राइट टू लियन था वहाँ पे इंसॉल्वेंसी एक ऑप्शनल कंडीशन था, ठीक है, यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है। एंड फिफ्थ वन कि अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, ये भी जनरल बात है। तो इन पांचों पॉइंट में से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो बायर है उसको इंसॉल्वेंस होना पड़ेगा, जबकि जो तुम्हारा पहला वाला राइट था उसमें इंसॉल्वेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन राइट टू लियन एंड राइट टू स्टॉपेज। अब देखो ये जो राइट ऑफ स्टॉपेज है इसको अपने कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब सामान रास्ता में हो, ठीक है। तो जो अपना डिलीवरी का ड्यूरेशन है वो क्या होता है, डिलीवरी का ड्यूरेशन होता है जब सामान अपने यहाँ से निकला से लेके जब तक बायर या फिर उसके किसी एजेंट को सामान डिलीवर हो गया, उसके बीच का जो टाइम है उसको अपने क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ डिलीवरी। जो डिलीवरी है या फिर जो ट्रांजिट है वो ट्रांजिट खत्म कब होता, ठीक है, जो गुड्स अपने बोलते हैं ना गुड्स ट्रांजिट में, तो जो गुड्स है उसका जो ट्रांजिट है वो ख़त्म कब होता है, तो ट्रांजिट ख़त्म कब होता है, जब उस सामान का बायर या फिर उसका एजेंट डिलीवरी ले लेता है मिडवे, ठीक है, मतलब मानो वो आधे रास्ते में ही डिलीवरी ले लिया तो ठीक है, ट्रांजिट उसका ख़त्म हो गया। अच्छा, दूसरा क्या था कि अपने बायर को गुड्स डिलीवर कर दिए, अगर अपने बायर को गुड्स डिलीवर कर दिए तो भी जो है वो ट्रांजिट ख़त्म हो गया। द थर्ड वन इज अटोनमेंट। अटोनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है कि हमने किसी को बोला, जैसे मानो हमने कोई आदमी को बोला कि भाई ये सामान लेके तुम उसको डिलीवर कर दे, वो जैसे ही सामान लेके निकला वो उसको फ़ोन कर दिया कि भैया आपका सामान मेरे पास हम लेकर आ रहे हैं, वो सामने वालों को एक्नॉलेज कर लिया ना कि वो उसका सामान लेके जा रहा है, तो जैसे ही वो एक्नॉलेज किया कि वो उसका सामान लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांजिट एंड हो गया। सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि राइट ऑफ डिस्पोजल अगर अपने पास है तो फिर ट्रांजिट खत्म नहीं होगा। राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब कि विल डिसाइड कि फाइनली गुड्स का क्या करना है। तो ये जो अटोनमेंट है, राइट, ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो कैरियर है वो क्या कर रहे हैं, अगर इन्फॉर्म कर देता है बायर को कि भाई आपका सामान मेरे पास हम लेकर आ रहे हैं,
तो यहाँ पे ट्रांजिट खत्म हो जाता है। इसमें भी एक्सेप्शन है कि राइट ऑफ डिस्पोजल अगर अपने पास है तो फिर खत्म नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर पार्ट ऑफ द गुड्स आर डिलीवर्ड, ठीक है, और पार्ट ऑफ द गुड्स आर ट्रांजिट, अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा, तो भी अपने बोलते हैं कि ट्रांजिट जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। दिस वाज फोर्थ वन। फिफ्थ वन क्या है कि अगर अपना जो कैरियर है जो सामान लेके जा रहा है वो गलती से डिलीवरी नहीं करता है ना, मतलब बाई गलती वो क्या कर रहा है कि सामान को डिलीवर नहीं कर रहा है या रॉन्गफुली वो उसको डिलीवर नहीं कर रहा है, उस केस में भी ट्रांजिट जो है वो एंड हो जाता है, ठीक है। या फिर अपने बायर का कैरियर को गुड्स अगर डिलीवर करते हैं, जो सामान लेकर जाना है, मानो कि अपने को 50 बोरा सामान भिजवाना है, तो अपना ट्रांसपोर्टर को भी दे सकते हैं, अपना आदमी को बोले भाई उसको देकर आ जा, दूसरा सामने वाला अपना आदमी भेजा उसको अपने सामान दे दिए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर अपने सामने वाला का कैरियर को गुड्स अगर डिलीवर करते हैं तो क्या होता है, तो भी ट्रांजिट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इन सब केसेस में ट्रांजिट ख़त्म हो जाता है। ट्रांजिट ख़त्म होने का मतलब क्या हुआ कि आपका राइट ऑफ स्टॉपेज भी ख़त्म हो गया, ठीक है। सो ट्रांजिट कब खत्म होता है, देयर आर 6 पॉइंट्स जो अपने को याद रखना है। पहला, मिडवे डिलीवरी हो गया बायर का एजेंट को या फिर बायर को। सेकंड, हमने गुड्स बायर को डिलीवर कर दिया। थर्ड वन इज अटोनमेंट, मतलब कि जो कैरियर है वो उसको व्हाट्सएप कर दिया, फ़ोन कर दिया कि भाई तेरा सामान मेरे पास हम लेकर आ रहे हैं, राइट। इसमें एक्सेप्शन है क्या कि राइट ऑफ डिस्पोजल अगर अपने पास है तो फिर ये काम नहीं करेगा। फोर्थ वन, अगर पार्ट ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड है और पार्ट ऑफ द गुड्स बाकी है तो भी ट्रांजिट खत्म हो जाता है। फिफ्थ वन, कि अपना कैरियर अगर रॉन्गफुली डिलीवरी देने से मना कर देता है तो फिर ट्रांजिट खत्म हो जाता है। सिक्स्थ वन, अगर बायर का कैरियर को अपने गुड्स डिलीवर करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं कि सामान तुम लेके चल जा, तो फिर ट्रांजिट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। सबसे पहला, राइट ऑफ लियन के अंदर क्या होता है, राइट ऑफ लियन के अंदर अपने गुड्स को रिटेन करता है। राइट ऑफ स्टॉपेज के अंदर क्या होता है, अपने गुड्स को रीगेन करता है, फाइन। दूसरा क्या है कि जो अपना राइट ऑफ लियन है इसमें इंसॉल्वेंसी इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। 3 कंडीशन है क्या, कैश सेल, पैसा ड्यू, दूसरा क्रेडिट, एक्सपायरी खत्म हो गया लेकिन फिर भी पैसा बाकी है, एंड थर्ड वन क्या है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, फाइन। लेकिन जो राइट ऑफ स्टॉपेज है उसमें इंसॉल्वेंसी इज एन एसेंशियल कंडीशन, उसमें 5 कंडीशन है ना, तो उसमें इंसॉल्वेंसी एक एसेंशियल कंडीशन है, वो होगा तभी अपने राइट ऑफ स्टॉपेज को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस था। तीसरा वन क्या था कि राइट ऑफ लियन में सेलर के पास गुड्स का पोजीशन है, सेलर के पास सामान है। राइट ऑफ स्टॉपेज में क्या है कि सामान उसके पास से निकल चुका है, ठीक है। फोर्थ वन, जो अगेन कोई खास डिफरेंस नहीं है, कि तुम्हारा राइट ऑफ स्टॉपेज कब स्टार्ट होता है, जब राइट ऑफ लियन खत्म होता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज। अब देखो, जो अपना बायर है वो अगर गुड्स को फर्दर सेल करता है या फिर प्लेज करता है तो क्या होगा। यहाँ मैं वापस बता दूं, प्लेज का मतलब क्या हुआ। प्लेज का मतलब होता है मूवेबल गुड्स को गिरवी रखना, जहाँ पे सामान का पोजीशन भी सामने वाले के पास चला जाता है। जो अपने चीज़ों को गिरवी रखते हैं, क्या तो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा या इमूवेबल होगा। इमूवेबल को बोलते हैं मॉर्गेज, मूवेबल को बोलते हैं प्लेज या फिर हाइपोथिकेशन। प्लेज में क्या होता है, प्रॉपर्टी सामने वाले के पास चल जाता है, एंड हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है, राइट, वो अपने पास ही रहता है। जैसे अपने बस वगैरह में देखते हैं ना, 10 व्हीकल इज हाइपोथिकेटेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, वैसा करके। अब देखो, अपना जो बायर है वो अगर गुड्स को फर्दर सेल करता है या फिर प्लेज करता है विद द एसेंट ऑफ सेलर, सेलर बोला और वो कर दिया, तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे। वो फिर जो सेलर हो तो खुद ही बोला था ना कि भाई तुम सामने वालों को भेज देना, जो पैसा आएगा उससे हमको पैसा दे देना, तो वहाँ पे वो राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। अगर सेलर का एसेंट नहीं हो लेकिन सेलर ने डॉक्यूमेंट टू टाइटल, ठीक है, या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को ट्रांसफ़र कर दिया। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब कि समझो एक रसीद है, कागज़ का डॉक्यूमेंट है जिससे कि ओनरशिप पास ऑन हो गया, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अगर ट्रांसफ़र हो गया तो भी सेलर फिर ये राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, राइट, और उस केस में अगर तुम्हारा जो बायर है वो गुड्स को सब सेल करता है, देन वी कैन एक्सरसाइज दिस राइट्स।
अगर वो गुड्स को प्लेज करता है तो उस केस में क्या होगा कि अपने ये राइट को सब्जेक्टिवली एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब जिसको वो प्लेज किया है उसको अपने बोल सकते हैं कि भाई पहले तुम रिकवरी के लिए उसका बाकी एसेट्स को यूज कर लेना, उसके बाद इस गुड्स को यूज करना। मतलब प्लेजी का जो इंटरेस्ट है उसको बिना डैमेज किए, राइट, उसको बिना ख़राब किए अपना इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट टू प्लेजीज इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए। तो ये सारा अपना कल तक का डिस्कशन था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा है, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि जो लॉ सब्जेक्ट है वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी प्रैक्टिकल, खासकर अपना जो फाउंडेशन में लॉ कवर्ड है ना, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल, एलपी कंपनी, ये सारा वो एक्ट है जो अपने को आने वाला पूरा जीवन काम आने वाला है, राइट। इंडीड तुम लोग प्रोफेशनली प्रैक्टिस भी नहीं करता तो अपना डे टू डे अफेयर्स में ये हमेशा अपने को काम लगेगा ही लगेगा। तो अपने को इन सारा पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, अपने इन प्रोविजंस को, अपने दिन भर सामान खरीदते हैं ना और कुछ नहीं भी, तो अपना घर में देखो ना सुबह से रात तक कितना सारा ट्रांजेक्शन्स होता है, तो उन हर एक ट्रांजेक्शन में ट्राई करो इनका प्रोविजंस को सोचने का, इम्पोज करने का, तो वहाँ सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट आएगा और अपना रिटेंशन भी बढ़ेगा, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू कि एग्जाम में जो लॉ का क्वेश्चंस रहेगा उसको लेके मैं वापस बोल रहा हूँ कि एक तो होता है लॉ का लैंग्वेज, ठीक है, लीगल लैंग्वेज। दूसरा क्या होता है कि अपने चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अब एक चीज़ सोचो, अगर अपने को लॉ का, है ना, लैंग्वेज का ही याद करने का रिक्वायरमेंट होता तो भी अपने को ये पढ़ाई वढ़ाई क्यों करना है? कंप्यूटर को तो याद है ना ऑलरेडी। आज कोई भी एक्ट वगैरह कुछ भी हो, आज तुम्हारे पास मानो कोई क्लाइंट आता है और कोई उसके पास प्रॉब्लम है, कंसल्टेंसी के लिए आता है, तो वो थोड़ी तुमको पूछ रहा है कि इस एक्ट का इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, वो भी गूगल करेगा, उसको दिख जाएगा डायरेक्ट में लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है उसको याद करके कुछ नहीं होगा, उसको समझना, राइट, उसको समझना इज इम्पॉर्टेंट कि भाई उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अपने कैसे इस सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्लाइंट अपने पास आएगा, एक्ट का क्या सेक्शन है वो तो खुद भी देख सकता है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही इंस्टीट्यूट जो है वो आपका मेमोरी टेस्ट नहीं करता कि अपने को लॉ का सारा, है ना, सेक्शंस का जो वर्ड्स है वो वैसा का वैसा याद करना है, एकदम भी नहीं। अपने को क्या करना है, अपने को प्रोविजंस पता होना चाहिए, अपने को पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे अपने को पता है ना ट्रांजिट कब एंड होता है, उसका 6 पॉइंट है, तो अपने को वो 6 पॉइंट पता होना चाहिए। उसका लैंग्वेज जैसा हो, लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज अनक्लियर नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज अपना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि उस पर 100% फोकस है, एकदम भी नहीं। वो अपना सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, आंसर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बस उतना सफिशिएंट है। जो केस स्टडी आएगा उसमें भी अपने को केस के बारे में बताना है, प्रोविजन डिस्कस करना है, फिर उसमें कंक्लूड करना है। वापस बोल रहा हूँ, आंसर को कैसे लिखना है वो सारा चीज़ अपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद विल डिस्कस और अपने एक रिटन टेस्ट भी लेंगे कि लॉ का आंसर्स को कैसे लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा अपने अभी क्या कर रहे हैं, क्लास के अंदर सारा हैंड नोट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे को बहुत सही तरीका लगता है, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था तो मैं यही कोशिश करता था कि चीज़ों को जितना ज़्यादा खुद के लैंग्वेज में या फिर एक जगह समराइज कर सके, तो क्या होगा कि अपने को चीज़ जल्दी समझ में आएगा और एग्ज़ाम के टाइम अपने को रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो जस्ट थिंक, अपने पास इतना सारा नोट्स है, हैंडी नोट्स है, कवरिंग एवरीथिंग। तो अब क्लास में मेरे को पक्का पता है, तुम लोग को याद हो जाता है सारा प्रोविजंस। अब करना क्या है कि उसको थोड़ा सा रेगुलरली रिवाइज करना है, तो अपने को वो याद रहेगा। रिवीजन का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने पास हैंडआउट्स है, उसके अंदर अपना सारा कवर्ड है। फाइन, स्टिल आई विल शेयर यू PDF ऑफ दिस सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें सारे प्रोविजंस लिखे हुए रहेंगे, तो यू कैन रेफर डेट एज वेल, क्योंकि उसमें थोड़ा सा, है ना, प्रेजेंटेशन जो है वो टेबुलर रहेगा, एंड दूसरा उसमें जो डेफिनेशंस वगैरह होते हैं, जो लॉ का लैंग्वेज है, वो वहाँ पे थोड़ा सा कवर्ड रहेगा। इफ़ यू वांट टू रेफर, अपने उसको भी रेफर कर सकते हैं, डेट आई विल शेयर विद यू, ठीक है। बट स्टिल आई थिंक कि अपने को ये सारा हैंड जो नोट्स है इसको अच्छे से लेना चाहिए, और क्लास में अपने को याद हो जाता है, बट बाद में उसको रिवाइज करके अपने को इसको पूरा याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी किया फिर कुछ किया नहीं तो 10 दिन बाद भूल गए, तो फिर बाद में पूरा टाइम लग जाएगा। चलो फाइन, तो अभी अपने आते हैं राइट नंबर 3 पे। राइट नंबर 3 क्या था? राइट टू रीसेल।
है ना, राइट ऑफ रीसेल। तो राइट ऑफ रीसेल का मतलब क्या हुआ? अब देखो राइट ऑफ रीसेल जो है ना वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि भाई सामने वाला अपने को पैसा नहीं दे रहा है ना, उसका शादी था, वो अपने को बोला कि भाई मेरा एक शेरवानी बना दे, अच्छा सा मेरा शादी है, सब है ना, फ़ोटो वोटो ले गए यार, थोड़ा सा बढ़िया लगे, मतलब जमना चाहिए। हम बोला ठीक है यार तुम टेंशन मत ले, एकदम तेरा A1 शेरवानी, ठीक है, वैसा टाइप का बनाएंगे। तो अब क्या है कि उसके हिसाब से अपने कस्टमाइज करके उसका शेरवानी बना दिए। अब सामान तैयार हो गया, सब कुछ सही है, बात ये था कि वो पैसा दे देगा, लेकिन वो पैसा दिया नहीं। अब अगर वो पैसा नहीं देता है और अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा? भाई शेरवानी पड़ा है मेरे पास, नुकसान तो मेरा ही हो गया। भाई हो क्या रहा है, वो पैसा दिया नहीं, सामान भी नहीं ले रहे हैं, तो उसका क्या गया? अपना नुकसान हो गया, राइट। तो इसीलिए राइट ऑफ रीसेल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राइट ऑफ रीसेल के तहत अपने को ये राइट मिल जाता है कि अपने गुड्स को फर्दर रीसेल कर सके, फाइन, अपने गुड्स को फर्दर रीसेल कर सके। तो अपने गुड्स को रीसेल कब कर सकते हैं? जब सामने वाला अपने को पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन रीसेल करने के पहले अपने को उसको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने उसको नोटिस दे के फिर गुड्स को रीसेल कर सकते हैं। बिना नोटिस के भी कर सकते हैं, लेकिन नोटिस देने या नहीं देने में, है ना, कुछ पर्क्स का डिफरेंस है, कुछ फ़ायदा नुकसान वाला बात है जो अपने डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये नोटिस देना हमेशा इम्पोर्टेंट है? नहीं। मानो कि अपने फ्लावर्स का ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा पेरिशेबल गुड्स है, तो वहाँ तो क्या अपने नोटिस देंगे, सामने वाला अपने को बोलेगा, हम दाम दे देगा, तब तक तो सामान ही खराब हो जाएगा, राइट। तो फिर सामान खराब हो गया तो बात ही खत्म हो गया, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। तो पेरिशेबल गुड के केस में नोटिस देना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो जो राइट ऑफ रीसेल है उसमें सबसे पहले ये देखो कि क्या अपना सामान पेरिशेबल है। इफ आंसर इज यस तो भाई कोई नोटिस का जरूरत नहीं है, बेचो। अगर सामान पेरिशेबल नहीं है तो अपने उसको नोटिस देंगे। अगर अपने नोटिस नहीं देते हैं तो उसका कुछ नुकसान है जो वर्ल्ड डिस्कस। नुकसान क्या है? अगर मानो कि सामने वाले को अपने बात किए थे कि सामान अपने 100 रुपया में बेचेंगे, लेकिन अपना सामान 80 रुपया में बिका। भाई जो शेरवानी था वो तो उसके फिटिंग के हिसाब से बनाया था, है ना, वो मोटा था पतला था उसके हिसाब से बनाया था, उसका टेस्ट के हिसाब से बनाया था। अभी वो शेरवानी सामने वाले से बात हुआ था कि अब उसको 50,000 में बेचेगा। अब वो अगर मेरे से डिलीवरी नहीं ले रहा है, हम किसी और को वो सेम शेरवानी बेचता है जो कि उसके हिसाब से कस्टमाइज था, तो ज़रूरी नहीं है ना 50 में बिकेगा, हो सकता है वो 40 में बिके, हो ही सकता है। तो अगर मैंने उसको नोटिस दे दिया कि भाई ये देख तेरा शेरवानी तेरा बोलने से बनाया था, तुम इसका मेरे को पैसा दे दे, अगर तुम नहीं देता तो हम इसको बेच देगा। मैंने नोटिस दे दिया, ठीक है, उसको एक रीजनेबल टाइम दे दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है, अब हम उसको बेच देता है। अगर वो मेरा 50,000 का शेरवानी 40,000 में बिकता है तो मेरा नुकसान हुआ 10,000। उस 10,000 का नुकसान के लिए वो जिम्मेदार है ना, राइट। तो अपने क्या करेंगे, 10,000 रुपया उससे क्लेम कर सकते हैं, भाई कि तेरे चलते मेरा 10,000 का नुकसान हो गया। अगर अपने 50 की जगह उसको 55 में सेल करते हैं, 55,000 में सेल करते हैं, तो उसको 5,000 रुपया देने का ज़रूरत नहीं है। ये अपने कब करें, जब नोटिस अपने नहीं देते हैं, देते हैं। लेकिन अगर अपने नोटिस नहीं देंगे उस केस में क्या होगा कि अगर नुकसान है तो अपने उससे मांग नहीं सकते, और प्रॉफिट है तो अपने को उसको पास ऑन करना पड़ेगा। मतलब अगर 50 का सामान 40 में बिका तो अपने 10 उससे मांग नहीं पाएंगे अगर नोटिस नहीं दिया, और अगर 50 की जगह 55 में बिका तो अपने को 5,000 उसको पास ऑन करना पड़ेगा। क्लियर है ये वाला चीज़? चलो इसको नोट कर लो। तो राइट टू रीसेल का कंडीशंस क्या क्या है? नंबर 1, नोटिस टू बायर mentioning the intent to resell. Goods can be resold if buyer fails to pay or
tender to pay within reasonable time. What is reasonable? Depends on facts and circumstances of the case. ठीक है. दूसरा वन, notice not required for perishable goods. Notice not required for perishable goods. अब देखो नोटिस देने नहीं देने का क्या फर्क पड़ता है. नोटिस गिवन, नोटिस नॉट गिवन. ठीक है. अगर अपने नोटिस देते हैं तो वी कैन रीसेल, अगर नहीं देते हैं तो भी वी कैन रीसेल, है ना. कोई डिफरेंस है? क्या चीज़ में डिफरेंस है? देयर आर सम परक्विजिट्स जो कि नोटिस देने से मिलता है. वो क्या है? अगर अपने नोटिस देते हैं तो लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड resale price can be recovered. ठीक है. लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रीसेल प्राइस कैन बी रिकवर्ड. अगर अपने नोटिस नहीं देते तो दिस कैन नॉट बी रिकवर्ड. ठीक है. इफ रीसेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब 50 का सामान 55 में बेच दिया, देन सेलर कैन रिटेन द प्रॉफिट. कब? जब नोटिस दिया है. यहाँ पे क्या है? हैज़ टू रिटर्न द प्रॉफिट. ठीक है. सो ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3. अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. वो क्या है? एक्सेप्शन ये है कि नोटिस नॉट रिक्वायर व्हेन राइट ऑफ रीसेल is expressly reserved in a contract of sale. तो ये जो एक्सप्रेसली रिजर्व्ड है ना, दो चीज़ें होता है. देखो, एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड. एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ कि भाई माना हुआ. इम्प्लाइड का मतलब हुआ कि माना हुआ है, डीम्ड है. और एक्सप्रेस का मतलब है कि चला के बता दिया. जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम लोग मानो कोई सामान लेने जाते हैं. ठीक है. अगर वो सामान ख़राब निकल जाता है तो ऐसा हो सकता है ना कि अपने उसके पास जाके बोले कि भैया ये आपका सामान ख़राब निकल गया था, तो आप मेरे को इसको पैसा दे दीजिए. तो बोलेगा कि नहीं भाई, हम तुमको इसका पैसा नहीं देगा, तुम सामान ख़राब निकला है, कोई बात नहीं, हम तुमको उसके बदले में दूसरा सामान दे देते हैं. होता है ऐसा, राइट. लेकिन अगर मानो अपने पहले से ही बात कर लें कि भाई अगर ये सामान ख़राब निकला तो आपको मेरे को इसका पैसा वापस देना पड़ेगा. अगर अपने पहले से बात कर लेते हैं तो उसको देना पड़ेगा कि नहीं, बताओ? देना पड़ेगा. तो वही है, कोई चीज़ अगर एक्सप्रेसली डिफाइंड है तो उसमें क्या होता है कि जैसा आपने अग्री किए वैसा फिर सामने वाले को करना पड़ेगा. तो अगर जो अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें ये एक्सप्रेसली डिफाइंड है कि अपने रीसेल कर सकते हैं तो करेंगे, फिर नोटिस का रिक्वायर्ड नहीं है, है ना. सो यहाँ पे एक टैगलाइन है जो अपने को हमेशा याद रखना चाहिए
कि एक्सप्रेस इज ऑलवेज बेटर देन इम्प्लाइड, है ना। कोई भी चीज़ में अगर अपने किसी चीज़ को चला के एक्सप्रेस कर दे तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि अपने एक इम्प्लाइड एक्सपेक्टेशन रखे कि भाई ये तो होना ही चाहिए। एक्सप्रेस करने से क्या बहुत सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो अपफ्रंट डिफाइन हो जाता है। तो अभी तीनों राइट अपने को क्लियर है, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड राइट ऑफ रीसेल। अब क्या आता है, अब आता है राइट अगेंस्ट दी बायर। तो राइट अगेंस्ट बायर क्या क्या राइट है, 4 राइट है। पहला सूट फॉर प्राइस, दूसरा क्या है सूट फॉर डैमेजेस फॉर अनएक्सेप्टेड गुड्स, थर्ड वन सूट फॉर रेपुडिएशन या फिर कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड फोर्थ वन सूट फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, ये चारों क्या होते हैं देखते हैं अभी। देखो, राइट अगेंस्ट बायस, right against buyer. So there are 4 rights. First one is suit for price. Second one suit for damages for non acceptance. Third one suit for repudiation of contract, and fourth one suit for interest. ठीक है, so these are the 4 right against buyer. पहला पे आते हैं suit for प्राइस। भाई सूट फॉर प्राइस का मतलब क्या है? सूट फॉर प्राइस का मतलब है कि अपने सामने वाला से, है ना, प्राइस लेने के लिए, मतलब सामान का दाम लेने के लिए अपने कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। जैसे अपना जो शेरवानी वाला एग्जांपल था, उसमें अगर ऐसा होता कि अपने उसको शेरवानी डिलीवर कर दिए होते, ठीक है, और वो भाई अपना शादी भी कर लिया मस्त, है ना, फ़ोटो वोटो सब खिंचवा लिया, लाइक्स भी आ गया फेसबुक पे। अब अपने क्या करेंगे? अब उसका तो काम हो गया, शादी वादी सब डन, तो अपने उससे पैसा ही मांग सकते हैं ना। तो अपने अदालत में जाएंगे कि माई बाप हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, मेरा पैसा दिलाइए वापस। इसको क्या बोलते हैं? सूट फॉर प्राइस, कि अपने सामने वाला से प्राइस मांग रहे हैं। 2 सिचुएशन होता है यहाँ पे, एक कि सामान डिलीवर हो गया, दूसरा कि सामान डिलीवर नहीं हुआ। सामान अगर डिलीवर हो गया तो अपने प्राइस मांग सकते हैं, मतलब वी कैन क्लेम कि भाई अपने को प्राइस चाहिए। सामान अगर डिलीवर नहीं हुआ लेकिन प्राइस का जो डेट था, जिस दिन प्राइस पे करना था, उसको कंसिडरेशन पे करना था बायर को, वो डेट अगर निकल गया तो भी अपने प्राइस के लिए सू कर सकते हैं। क्लियर? 2 चीज़, पहला सामान डिलीवर हो गया, यू कैन फाइल अ सूट। दूसरा सामान डिलीवर नहीं हुआ लेकिन डेट एक्सपायर हो गया, राइट, पेमेंट का डेट चला गया, तो भी अपने सूट फाइल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड, गुड्स नॉट डिलीवर्ड। अगर गुड्स डिलीवर हो गया तो बायर wrongfully neglects or refuses to pay, ठीक है, उसका नियत में खोट आ गया। फिर क्या है? गुड्स नॉट डिलीवर्ड, यहाँ पे क्या है?
price becomes due irrespective of delivery and buyer wrongfully neglects or refuses to pay। यहाँ ऊपर में लिख लो when suit can be filed, when suit can be filed। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, भाई सूट का फाइल कर सकते हो, गुड्स अगर डिलीवर हो गया, सामने वाले की नियत में खोट आ गया, देन दूसरा गुड्स अगर डिलीवर नहीं हुआ, प्राइस ड्यू, पेमेंट ड्यू हो गया और सामने वाला पैसा नहीं दे रहा, तो यू कैन फाइल अ सूट। क्लियर है? ओके। तो इन सब में इतना ही अपने को करना है, राइट? मतलब जैसे सूट वो प्राइस है ना, अपने को इतना ही याद रखना है, इसके बाहर कुछ नहीं है, तो अपने को सोचना नहीं है कि क्या है नहीं है। सेकंड वन सूट फॉर damages for non acceptance। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि भाई अपने सामने वाले को गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी है, वी आर रेडी टू डिलीवर, लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अपना जो नुकसान हुआ उसके लिए वी कैन क्लेम। इसको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लोग बहुत अच्छे से समझेगा। जैसे कोई सामान जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट होता है, कहाँ पे होता है? सोना में होता है। तो मानो कि अभी जो गोल्ड का प्राइस है क्या चल रहा है, अभी एक बार राउंड फिगर में 45,000 ले लेते हैं, ठीक है? तो अभी जो सोना का भाव है वो कितना है? 45,000। अब क्या हुआ कि अपने पास कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए आता है और अपने उसको डील कर लेते हैं, मतलब अपने सेल कर देते हैं, है ना, कि भाई अपने तुमको 45,000 का रेट में सेल कर दिया। वो गुड्स का डिलीवरी अभी लिया नहीं है और वो पेमेंट अपने को किया नहीं है, बट ओनरशिप इज पास्ट, सेल हो गया, ठीक है? अपने उसके इनवॉइस वगैरह ड्रॉ कर दिया, बात हो गया, ये तुम्हारा सामान है, तुम कल ले लेना, पैसा दे देना, डिलीवरी ले लेना, सेल डन। अब क्या होता है, कल के दिन सोना का जो भाव है वो हो जाता है 40,000। अपना तो सेल हो चुका है 45 में, तो अपने बात कर चुके, पेमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, डिलीवरी से फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब सोना का दाम 40,000 हुआ तो उसके मन में आया यार 40 में तो लेना ठीक नहीं है, क्यों, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो बोला कि नहीं भैया हमको तो अभी दरकार नहीं है, हम अभी नहीं लेगा। अब एक चीज़ सोचो, अगर कल 45,000 में अगर हम उसके साथ डील नहीं करता और हम किसी और को वो बेच देता तो मेरा 5,000 का नुकसान बच जाता ना। सोना का दाम कितना है? 45,000। अपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए 45 में, क्योंकि अपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो अपने पास एक और जन खरीदने के लिए आया था, उसको अपने 45 में नहीं बेचे, सेकेंड डे दाम हो गया 40। जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी खरीदने से मना कर दिया, तो अपने अब उसको बेचेंगे तो कितना, 40 में बिकेगा ना वो, तो अपना तो 5 का नुकसान हो गया। अगर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो कल हम दूसरा आदमी को 45 में सेल कर दिया होता, राइट? तो ये जो 5 का नुकसान हुआ है इस बंदे के चलते, इसको अपने बोलते हैं सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, कि उसने सामान एक्सेप्ट नहीं किया, उसके चलते जो मेरा नुकसान हो रहा है उसके लिए आई कैन फाइल अ सूट। क्लियर है ना? तो यहाँ इसके बगल में सेल्फ नोट में लिख लेना कि गोल्ड वाला एग्जाम्पल, तो उससे क्या अपने को याद रहेगा। फिर इसमें लिखो है क्या, सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स। ठीक है, सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, बायर
wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods. Buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods. Third one, suit for repudiation of contract before due date of delivery of goods. Suit for repudiation of contract before due date of delivery of goods. अपने सामने वाला को 100 किलो आलू बेचने वाला आलू, तो सामने वाला बोला कि मेरे को 15 तारीख को आलू लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसको कोई कैटरिंग का इवेंट करना था, ठीक है, किसी का शादी वादी था, उसमें उतना आलू लगेगा। 100 किलो आलू क्यों लगेगा? एक वो जाने था, शादी है वो जाने, तो इसलिए वो अपने से कांटेक्ट किया कि मेरे को 15 तारीख को 100 किलो आलू लगेगा। और वो जो आलू है, क्या दाम चल रहा है अभी आलू का? पता नहीं, 20 रुपया ले लेते हैं, ठीक है, कि 20 रुपया में 100 किलो आलू 15 तारीख को उसको लगेगा। वो अपने को 10 तारीख को बोलते हैं कि भाई उसका शादी के पहले ही तलाक हो गया, मतलब कैटरिंग वाला जो इवेंट है वो अभी नहीं होने वाला है। तो वो अपने को कैटरिंग वाला इवेंट से अभी कोई मतलब नहीं है ना, इसको मतलब इससे अभी कनेक्ट मत करना। अभी बस इतना है कि वो 15 तारीख को 100 किलो आलू उसको लेना था और वो 10 तारीख को अपने को बोलता है कि भाई हम जो है वो नहीं लेगा। अब अपना मामला हो गया नुकसान, ठीक है। तो अपने 10 तारीख को अपना नुकसान के लिए क्लेम कर सकते हैं और वी कैन वेट टिल 15 और उसके बाद अपना जो नुकसान होता है उसमें अपने क्लेम कर सकते हैं। एक बार के लिए इसका अभी अपने और फर्दर डिटेल में नहीं जाते। जब अपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जब नहीं परफॉर्म किया जाता है तो उसमें क्या क्या डैमेज होते हैं, किस में करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो अपनी इस चीज़ को डिटेल में करेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग बस इतना ध्यान रखो कि 15 तारीख को सामान अपने को डिलीवर करना था, 10 तारीख को ही बायर मना कर दिया, तो अपने 10 तारीख को क्लेम कर सकते हैं या फिर अपने वेट कर सकते हैं 15 का और अपने 15 को क्लेम कर सकते हैं। फाइन, इसको बोलते हैं सूट फॉर रेपुडिएशन। रेपुडिएशन मतलब कैंसलेशन। रेपुडिएशन का मतलब हो गया कैंसलेशन, ठीक है। लिखो buyer expresses his intention for non-payment बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। एक्सप्रेसेस इंटेंशन, इच्छा जाहिर किया। ऑप्शंस विथ सेलर, बेचारा दुखी सेलर अब क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, सेलर कैन वेट टिल ड्यू डेट एंड फाइल अ सूट ऑन ड्यू डेट। दूसरा, सेलर में immediately sue the buyer for
डैमेजेज। ठीक है, ईदर ऑफ द टू, क्या तो वो तुरंत कर सकता है या फिर वो वेट कर सकता है। तो 3 राइट अपने अभी कवर कर लिए बायर के केस में, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस एंड सूट फॉर रेपुटेशन। लास्ट बच जाता है सूट फॉर इंटरेस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई अपने उससे खाली पैसा नहीं लेंगे, अपना ब्याज का भी तो नुकसान हुआ है ना। अगर सामने वाला अपने को 6 महीना से पैसा नहीं दे रहा तो अपने को पैसा नहीं मिला वो तो एक बात है, वो पैसा को अपने कहीं इन्वेस्ट करते, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अपने जानते हैं ना कि पैसा को कहीं इन्वेस्ट करने से अपने को रिटर्न आता है, पैसा से पैसा बनता है। तो अपने पैसा को कहीं इन्वेस्ट करते तो कुछ मिलता, तो अपने उस इंटरेस्ट के लिए भी सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट का रेट अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक्सप्रेसली मेंशन्ड है मतलब उसमें लिखा हुआ है इस रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अपने उस रेट से चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, राइट। अगर नहीं है तो कोर्ट फिर डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कोर्ट विल डिसाइड कि इंटरेस्ट का रेट क्या होगा और वो बताएगा कि अपने को कब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो पहला बात कि अपने अगर सूट फॉर प्राइस कर रहे हैं तो अपने सूट फॉर इंटरेस्ट कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा, इंटरेस्ट का रेट क्या होगा जैसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बोला हुआ है। तीसरा बात, अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं है, तो कोर्ट डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस विल डिसाइड कि इंटरेस्ट का रेट क्या होगा और इंटरेस्ट कब से चार्ज करना है ना, सिंपल है। तो फोर्थ वन, देखो सूट फॉर इंटरेस्ट। सूट फॉर इंटरेस्ट, इसमें क्या है, इंटरेस्ट is applicable if expressed in contract of sale। ठीक है, interest is applicable if expressed in contract of sale। In the absence of a contract to the contrary, the court may award interest at such rate as it thinks fit on the amount of price from the date of tender of goods or from the date on which the price was payable। A seller has right to sue for interest only if he has the right to sue for price। ठीक है, तो अगर अपने पास प्राइस के अगेंस्ट में सू करने का राइट है तो अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी सू कर सकते हैं। इंटरेस्ट का रेट क्या तो अपना मेंशन होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, नहीं तो कोर्ट जैसा बोले, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे अपना अनपेड सेलर कंप्लीट हो जाता है। तो अनपेड सेलर में ब्रीफली हमने क्या डिस्कस किया कि एक तो ये था, 1 सेकेंड, सो अनपेड सेलर में है ना, हमने क्या डिस्कस किया कि भाई एक तो ये कि अनपेड सेलर होता कौन है, ठीक है। तो 3 था, एक तो कैश था, एक क्रेडिट सेल था बट टर्म एक्सपायर हो गया, एंड तीसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मतलब डिसऑनर हो जाता है। तो फिर अनपेड सेलर के पास राइट्स क्या क्या होते हैं, तो उसके पास 7 राइट होते हैं, 3 अगेंस्ट गुड्स, 4 अगेंस्ट बायर। अगेंस्ट गुड्स क्या क्या है, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट ऑफ रीसेल। अगेंस्ट बायर क्या क्या राइट्स है, अगेंस्ट बायर है सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सूट फॉर रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका डिटेल हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद ऑक्शन सेल, ठीक है। ऑक्शन सेल इज अगेन इंडिपेंडेंट टॉपिक, अच्छा टॉपिक है जो अपन डिस्कस करेंगे। इसके पहले टेक मिनट और सो टाइम, ठीक है, और एक बार वापस से चीज़ों को रिविजिट कर लो जो अभी हमने बस डिस्कस किया था, और उसके बाद विल स्टार्ट विथ दिस ऑक्शन सेल, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ऑक्शन सेल सेक्शन 64, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो तुम लोग है ना देखा होगा कि एक पुरानी हवेली मूवी, बॉलीवुड मूवी में क्या होता है, पुरानी हवेली रहती है दादाजी की, फिर उसका ऑक्शन होने वाला होता है। तो जो हीरो की माँ होती है उसका मन नहीं होता है कि उसका ऑक्शन हो, लेकिन फिर भी फोर्सफुली उसका ऑक्शन होता है। उसके बाद उसकी बोली लगती है ना, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, फिर 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3 होने ही वाला होता है। इतने में हीरो के छोटे भाई का एंट्री होता है, वो बोलता है 10 करोड़, और फिर वो उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। तो ये सारा ड्रामाबाजी नहीं है, यस वो ऑक्शन है। अपने बॉलीवुड में जनरली ऐसा देखते हैं, बट ऐसा नहीं है कोई भी आके ऑक्शन में कुछ भी पार्टिसिपेट कर ले, फाइन। 2 तरह का ऑक्शन होता है। एक होता है जिसमें जो लिस्ट ऑफ बायर्स है वो पहले से रजिस्टर्ड रहता है कि भाई जो लोग है ऑलरेडी वही लोग बिडिंग कर सकते हैं। एक होता है ओपन ऑक्शन जहाँ पे कोई भी कर सकता है। तो ऑक्शन का मतलब क्या हो, ऑक्शन का मतलब हुआ कि अपने पब्लिक से बिड्स इनवाइट करते हैं और फिर अपने जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको गुड्स सेल करते हैं, है ना। तो ऑक्शन सेल जनरली कहाँ पे होता है, सोचो एक बार, कौन कौन सा गुड्स के केस में ऑक्शन सेल होता है। तो तुम्हारा जो पुराना एंटिक्स होता है ना, विंटेजेज होता है, देन तुम्हारा हेरिटेज प्रॉपर्टी होता है, इसके केस में ऑक्शन होता है। फिर तुम्हारा रेयर गुड्स कुछ भी हुआ वैसा टाइप का। फिर तुम्हारा जो टी लीव्स है ना, उसका चाय पत्ती का ऑक्शन होता है। तो टी बोर्ड है ना, वो टी लीव्स का ऑक्शन करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ऑक्शन होता है। ऑक्शन में होता क्या है कि सेलर क्या करता है, क्या तो खुद या फिर वो किसी ऑक्शनर को अपॉइंट करता है। जो ऑक्शनर होता है वो क्या होता है, वो सेलर का एजेंट होता है। तो सेलर या फिर वो ऑक्शनर है ना, वो लोग क्या लोगों से बिड्स इनवाइट करते हैं, भाई लगाओ बोली। अब क्या है कि अलग अलग लोग उस सामान पे बोली लगाते हैं और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको सामान चला जाता है। तो इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं ऑक्शन सेल। दिस इज कवर्ड बाय सेक्शन 64 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930,
ठीक है। अब देखो ऑक्शन सेल में देयर आर 6 रूल्स जो अपने को याद रखना है। ऑक्शन सेल का 6 रूल्स है जो अपने को याद रखना है। नंबर 1 कि जब गुड्स आर आइडेंटिफाइड बाय लॉट्स, तो आइडेंटिफाइड बाय लॉट्स का मतलब क्या हुआ, जो फ्रूट्स होते हैं ना उनका भी कार्टून्स का ऑक्शन होता है। जैसे अपना कैलकाटा में अगर देखें तो मछुआ फ्रूट्स का होलसेल मार्केट है, तो वहाँ पे बड़ा बड़ा ट्रक्स ऑफ लोड होता है। तो वहाँ पे जैसे मानो कि मैंगोज का ऑक्शन हो रहा है, तो अभी एक पेटी उतरा, ठीक है, आम का, तो वहाँ पे वो बंदा बैठा रहता है, वो उस पेटी को खोलता है, दिखाता है कि भाई देख लो यहाँ इसमें ये है, फिर उसका बोली लगना शुरू होता है, ठीक है। तो जैसे बोली लगना शुरू हुआ 500, 510, 520, 525, 525 1, 525 2, 525 3, डन, हो गया सेल। अब दूसरा पेटी उतरा, दूसरा पेटी खोल के दिखाया, देखो भाई इसमें क्या है, फिर उसका बोली लगना शुरू हुआ। हो सकता है कि उसका ऑक्शन 550 में हो, तीसरा का ऑक्शन 475 में हो, राइट। सो जब जो अपना गुड्स है वो लॉट्स में आइडेंटिफाइड है, तो हर एक लॉट का मतलब हर एक बॉक्स का, हर एक लॉट का जो ऑक्शन होता है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। व्हेन गुड्स आर आइडेंटिफाइड बाय लॉट, ठीक है, तो हर एक लॉट का ऑक्शन इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेल कंप्लीट कब होता है, ठीक है। तो सेल कंप्लीट कब होता है, जब आपने 3 बार हथौड़ा मार दिया ना, 1 2 3, या फिर कोई दूसरा अगर कस्टम है, जैसे वेस्टर्न कंट्री में बहुत जगह क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पे क्या देखते हैं कि अपने हैमर स्ट्राइक करते हैं, 1 2, जैसे बिडिंग हो रहा है, हाईएस्ट बिडिंग लेट्स से 15,000, 15,001, 15,002, 50,003, डन, ठीक है। अब बाहर वाले वेस्टर्न कंट्री में कहीं कहीं पे क्या होता है, वो लोग बोलते हैं गोइंग गोइंग गॉन, तो जैसे गॉन बोला वैसे ही ऑक्शन हो गया, फाइन। तो कोई भी कस्टमरी प्रैक्टिस, जैसे फॉल ऑफ हैमर एक बहुत एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है, लेकिन और कोई भी प्रैक्टिस हो तो वो एक्ट होते ही अपने बोलते हैं सेल कंप्लीट हो गया। तो हथौड़ा गिरने के पहले तक जो बायर है वो अपना बिड को वापस ले सकता है। मतलब भाई जोश जोश में तो बोल दिया कि हम बंगला 10 करोड़ में खरीद लेंगे, बाद में होश आया कि भाई मेरा तो औकात नहीं है, तो ये जो उसको रियलाइजेशन हुआ कि भाई मेरे को बिड वापस लेना है, वो हैमर का फॉल के पहले वो ले सकता है। वंस हैमर स्ट्राइक हो गया उसके बाद कुछ नहीं कर सकता, सेल खत्म, सेल कंप्लीट। उसके बाद अगर वो पीछे हटता है तो फिर वही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला बात हो गया, राइट, कि उसको फिर डैमेज वगैरह पे करना पड़ेगा, वो सारा उसका सिक्योरिटी मनी होगा तो वो फॉरफिट हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था कि इफ़ गुड्स आर आइडेंटिफाइड इन लॉट, तो हर एक लॉट एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि सेल कंप्लीट कब होता है, सेल कंप्लीट कब होता है, जब तुम्हारा हैमर जो है, हथौड़ा जो अपने मार देते हैं, या फिर कोई दूसरा प्रैक्टिस है, हैमर स्ट्राइक के पहले तक जो बायर है वो अपना बिड्स को वापस ले सकता है, उसके बाद वो नहीं ले सकता। द थर्ड पॉइंट ऐसा है कि जो सेलर है वो ऑक्शन के टर्म्स में ऐसा मेंशन कर सकता है कि वो खुद ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। स्ट्रेंज है ना कि मैं सामान बेच रहा हूँ और मैं खुद ऑक्शन भी कर रहा हूँ, मतलब खरीदना भी चाह रहा हूँ, तो ये अलाउड है, ठीक है, ये अलाउड है। लेकिन अगर ऐसा अपने करते हैं कि अपने जिस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और अपने जो लोग बिड कर रहे हैं उसमें अगर अपने भी अपना एक आदमी को रखना चाहते हैं तो अपने कर सकते हैं, बट ये वाला चीज़ ऑक्शन का जो टर्म्स है उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और जो सेलर है वो अपना एक ही आदमी को रख सकता है बिडिंग के लिए, एक से ज़्यादा आदमी को नहीं रख सकता। तो पॉइंट नंबर 3 एंड 4 3 का कंटिन्यूशन ही है। पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि सेलर अपना राइट रिजर्व कर सकता है ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि सेलर अगर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसको एक नोटिस अलग से देना पड़ेगा कि वो या फिर उसके बिहाफ में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है, वो नोटिस नहीं देता है और जो ऑक्शनर है वो बिड एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर ये दिस अमाउंट्स टू फ्रॉड, इसको अपने फ्रॉड वाले कैटेगरी में डालते हैं, मतलब कि जो ऑक्शन है वो फिर वैलिड नहीं होगा,
ठीक है। आई रिपीट, पॉइंट नंबर 1 क्या था कि व्हेन गुड्स आर आइडेंटिफाइड इन लॉट, तो हर एक लॉट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि सेल कंप्लीट कब होता है, फॉल ऑफ हैमर पे, उसके पहले अपने बिड्स को वापस ले सकते हैं। थर्ड वन, सेलर अपना राइट को रिजर्व कर सकता है। क्या रिजर्व कर सकता है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहिए या उसके खिलाफ में सिर्फ एक आदमी बिडिंग कर सकता है। फोर्थ वन कि सेलर को नोटिस देना पड़ेगा, अगर वो नोटिस नहीं देता है और ऑक्शनर बिड्स एक्सेप्ट कर लेता है तो ये फ्रॉड होगा, ऑक्शन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ वन क्या है कि बहुत बार देखो ऑक्शन में ऐसा हो सकता है कि जो सेलर है ना वो क्या करेगा, अपना ही आदमी को, ठीक है, बाकी जो बीडर्स है उसके बीच में बैठा देगा। तो वो बीडर क्या रोल प्ले करेगा, वो बार बार प्राइस को बढ़ाने का कोशिश करेगा, ठीक है। अभी मानो कोई पुराना कॉइन है, राइट, जो अभी सर्कुलेशन में नहीं है, कोई पुराना 500 साल पुराना कोई सिल्वर कॉइन है, उसका बिडिंग हो रहा है। तो उसका बिडिंग जो हो रहा है उस 50,000 पे लेट से भी बिडिंग हो रहा है, तो 50,000 पे जैसे ही फाइनल होने वाला होगा उसका बंदा क्या करेगा, वो बोलेगा 50,500। तो अब क्या प्राइस बढ़ गया। अब जिसको खरीदना है वो क्या सोचेगा, यार 50,000 था, 50,500 था, चलो 51,000 बोल देते हैं, है ना। मतलब जब अपने 50 दे रहे हैं तो फिर 1,000 में क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके ना वो बार बार प्राइस को बढ़ाने का कोशिश करेगा, जिससे कि जितना ज़्यादा अपने ले सके। फाइन, ऐसा हो सकता है। अब तुम बोलोगे ये सेम काम तो बायर भी कर सकता है, राइट। बायर क्या करेगा, बायर लोग भी तो मिल के ऐसा कोशिश कर सकता है ना कि 4-5 बायर मिल गया और वो लोग क्या कर रहे हैं कि बिडिंग को लो रख रहे हैं, कि भाई वो लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर अपने बिड लगाएंगे नहीं, तो नहीं लगाएंगे तो उसको झक मार के कम में सेल करना पड़ेगा, राइट। सो दोनों चीज़ ही पॉसिबल है। तो जो पहला वाला अपने बात कर रहे थे कि सेलर अपना बंदा को रख के, है ना, फॉल्स बिडिंग करवा रहा है प्राइस को एक्सक्लेट करने के लिए, उसको अपने बोलते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड बिडिंग अगर होगा तो जो अपना ऑक्शन है, दिस ऑक्शन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर का मतलब क्या हुआ कि बायर का इच्छा है कि वो सामान को खरीदे या नहीं खरीदे। अगर प्रिटेंडेड बिडिंग हो, प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब ज़बरदस्ती का एक आदमी है जो दाम को बढ़ा रहा है। अगर दूसरा वाला केस था, आपने क्या बात कर रहे थे कि कुछ लोग मिल के ऐसा किया कि वो लोग प्राइस को बढ़ने नहीं दे रहे या फिर ऑक्शन का प्राइस को एक जगह रोक के रखा है, राइट। तो उस केस में व्हाट वी कैन डू एज अ सेलर कि अपने एक रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस डिटरमाइन करेंगे और उससे कम अपने सामान नहीं बेचेंगे। तो अपसेट प्राइस का मतलब ये नहीं है कि सामान इज अपसेट, है ना। अपसेट का मतलब क्या हुआ, अपसेट का मतलब हुआ कि एक बेस प्राइस अपने डिटरमाइन कर लिए कि भाई ये जो कॉइन है अपने इसको 40,000 से कम में सेल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी मान लो अपना बिडिंग 40,000 तक जाता ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 40,000 से कम में सेल नहीं करना, है ना। तो उस चीज़ को रोकने के लिए अपने एक मिनिमम रिजर्व प्राइस, जिसको रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस बोलते हैं, वो अपने रख सकते हैं। भाई अब सेलर का वो जो बंदा है ना जो कि प्रिटेंडेड बिडिंग करता है, उसको अपने पफर बोलते हैं। तो पफर क्या होता है, वो बंदा जो कि ज़बरदस्ती का प्राइस बढ़ाने का कोशिश करता है, ठीक है। सो ऑक्शन होता क्या है, जहाँ पे अपने पब्लिक से बिड्स इनवाइट करते हैं, ठीक है, और पब्लिक लोग जो बिडिंग करता है उसके हिसाब से अपने हाईएस्ट बिडर को सामान सेल करता है। तो ये सेलर है, ठीक है। सेलर क्या करता है, एक ऑक्शनर को अपॉइंट करता है। ये थोड़ा सा ना प्रोफेशनल है, टाई वाई पहना हुआ है। तो ये सेलर है, ये हो गया ऑक्शनर। ऑक्शनर कौन है, एक्ट्स एज ए एजेंट ऑफ सेलर। अब ये लोग क्या करेगा, एक ऑक्शन कॉल करेगा। तो यहाँ पे बैठा हुआ है ये ऑक्शनर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बिडिंग कर रहे हैं, ठीक। ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। अब इनमें से जो हाईएस्ट बिड करेगा उनको वो सामान बिक जाएगा,
ठीक है। जनरली ऑप्शंस किन के लिए होते हैं, रेयर गुड्स, विंटेज या फिर एंटिक्स, टी लीव्स के केस में होता है। देन तुम्हारा फ्रूट्स वगैरह के केस में ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अब अपने को ऑप्शन से रिलेटेड 6 रूल्स जो अपने डिस्कस किए थे वो अपने को अलग से याद रखना है, ठीक है। चलो फिर नोट करो इसको। An auction sale is a mode of selling property by inviting bids publicly, and the property is sold to the highest bidder, ठीक है। An auction sale is a mode of selling property by inviting bids publicly, and the property is sold to the highest bidder. A person may himself sell his own goods by auction, or he may appoint an agent known as auctioneer to conduct the sale on his behalf. An auctioneer is an agent of seller. An auctioneer is agent of seller. रूल्स, ठीक है, 6 रूल्स है। रूल नंबर 1, सेल ऑफ गुड्स इन लॉट। So each lot is subject to a separate contract of sale, ठीक है। each lot is subject to a separate contract of sale, मतलब हर एक जो फ्रूट्स का जो अलग बॉक्स है वो हर एक बॉक्स का इंडिपेंडेंट ऑक्शन हो रहा है, और हर एक ऑक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सबका प्राइस अलग अलग हो सकता है। देन नंबर 2, completion of sale। An auction sale is complete when the auctioneer announces its
completion by the fall of hammer or any other customary practices. ठीक है, सो जनरल एसेप्टेड फॉल इज हैमर, और कुछ भी हो सकता है, जैसे गोइंग गोइंग गॉन, देन बीडर हैज राइट टू रिवोक और retract his bid till fall of hammer. फॉल ऑफ हैमर के पहले जो बायर है या बीडर है रेदर, वो अपना बिड को विड्रॉ कर सकते हैं. Third one, right to bid may be रिजर्व्ड. ठीक है, मतलब सेलर खुद बिड करेगा, उस राइट को वो रिजर्व कर सकता है, एंड सेलर के भी आप पे मैक्सिमम एक बंदा बिड कर सकता है. सेलर में एक्सप्रेसली. ठीक है, सो एक्सप्रेसली का मतलब क्या हुआ कि भाई वो चला के मेंशन कर रहा है. ठीक है, या ब्रैकेट में लिख लो नॉट अदरवाइज. द सेलर में एक्सप्रेसली रिजर्व हिज राइट to bid. And second point, seller on any person, seller or any one person on his behalf may bid at the ऑक्शन. क्या तो सेलर या उसके बिहाफ पे कोई एक बंदा, तो अगर ज़्यादा बंदा होगा तो क्या होगा, फिर वो प्रिटेंडेड बिडिंग वाला केस हो जाएगा, है ना. तो अगर सेलर अपना राइट रिजर्व करता है बिड करने का, तो क्या तो वो खुद या फिर उसके बिहाफ पे एक बंदा ऐसा कर सकता है. फिर पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 क्या है, when the sale is not notified by the seller. है ना, कि सेलर अलग से नोटिस नहीं दिया कि वो बिडिंग करने वाला है, मतलब राइट भी रिजर्व करना है और नोटिस भी देना है. So if seller has not notified his right to bid, ठीक है, neither seller nor any person on his behalf can bid. Auctioneer cannot accept such bids. अगर वो करता है तो फ्रॉड हो जाएगा. Any contravention on renders the sale as fraudulent. ठीक है,
तो सेलर हैज़ टू नोटिफाई, अगर वो ऐसा नहीं करता तो ही और एनी पर्सन ऑन बिहाफ कैन नॉट पार्टिसिपेट। ऑक्शनियर अगर फिर भी बिड्स एक्सेप्ट करता है तो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रॉड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, फर्स्ट वन क्या था कि अगर इंडिपेंडेंट लॉट्स है तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा क्या था, कंप्लीशन। तो पहला वाला में लॉट्स को अंडरलाइन कर लो, दूसरा वाला में कंप्लीशन में, तीसरा वाला में रिजर्व में सेलर कैन रिजर्व, एंड फोर्थ वन में नोटिस कि सेलर को नोटिस देना होगा कि ही इज गोइंग टू बिड इन दी ऑक्शन। नंबर 5, सो नंबर 5 इज रिजर्व और अपसेट प्राइस, है ना। सो अपसेट का मतलब वो वाला अपसेट नहीं हुआ, अपसेट का मतलब कि अपने एक मिनिमम प्राइस को फिक्स कर रहे हैं। द सेल may be notified to be the sale may be notified to be subject to a reserve or upset price, है ना। तो इसका रीजन क्या होता है कि अपने प्राइस को रिजर्व करता है, वो इसलिए कि ऐसा नहीं हो कि जो बिड्स है बहुत लो हो और अपने को दाम का दाम भी नहीं मिले, तो अपने एक मिनिमम प्राइस सेट कर देता है कि भाई इससे कम में तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल, इसके ऊपर जो भी आता है वो ठीक है। तो अगर मान लो कि वो मिनिमम प्राइस तक का बिड नहीं आता है तो अपने फिर सेल नहीं करेंगे। 6 वन इज प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब क्या हुआ, अपनी जस्ती भीड़ इकट्ठा करके बिड का प्राइस बढ़वा रहा है जिससे कि ज़्यादा दाम सामान बिके। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना जो सेल है वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बायर, मतलब कि जो फाइनल हाईएस्ट बीडर है वो चाहे तो खरीदे या नहीं खरीदे उसका मन है। ठीक है, तो प्रिटेंडेड बिडिंग में लिखूँ, इफ द सेलर makes use of pretended bidding, है ना, to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer. A person who is appointed by the seller, you know, for the purpose of increasing the price is called puffer, PUFFER। उस बंदा को अपने पफर बोलते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर दो, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। बायर का अच्छा तो खरीदे, नहीं तो नहीं खरीदे। एक्स्ट्रा शॉर्ट देखो, दो और इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं ऑक्शन सेल से रिलेटेड। एक है नॉकआउट एग्रीमेंट और दूसरा है अपना डंपिंग। ठीक है, सो नॉकआउट एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि कुछ बायर लोग मिलके, है ना, आपस में बात किया कि अपने लोग बहुत ज़्यादा बिड नहीं करेगा क्योंकि फिर प्राइस एक्सक्लेट होगा,
तो व्हाट विल डू कि अपने इन अ ग्रुप विल नॉट रेज द बिड, और उसके बाद फिर जो भी फ़ायदा होगा उस सामान से वो हम लोग आपस में डिवाइड कर लेगा। सो नॉकआउट एग्रीमेंट का मतलब कि कुछ बीडर्स लोग आपस में एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं जिससे कि वो बिड जो है उसका दाम ज़्यादा, मतलब ऑक्शन का जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं बढ़े। ऐसा करना प्राइमा फेसी इलीगल नहीं है, ठीक है, अनलेस अनटिल किसी का यहाँ पे नुकसान हो रहा हो। तो अगर किसी का नुकसान हो रहा है तब तो ये गलत है, अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो ऐसा करना प्राइमा फेसी गलत नहीं है। सेलर क्या कर सकता है इन चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि दीज आर वेरी ऑब्वियस थिंग, है ना। कभी भी अगर ऑक्शन वगैरह होता है तो ये सारी चीज़ें अपने मान के चलते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो सेलर क्या कर सकता है, वो एक रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस को रख सकता है। तो अगर एक रिजर्व प्राइस है उतना सेलर को मिल रहा है तो वो खुश है, ज़्यादा मिल रहा है तो बहुत अच्छा वाला बात है ना। तो इसको बोलते हैं अपने नॉकआउट एग्रीमेंट। दूसरा वाला डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई प्रिवेंट कर रहा है, क्या चीज़ से प्रिवेंट कर रहा है कि भाई वो चीज़ का जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं बढ़े, मतलब ऑक्शन का जो बिडिंग है उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। कंट्रोल करने का कोशिश कैसे कर रहा है, पहला तो ये कि भाई बोल दिया सामान ख़राब है, बोल सकते हैं ना भाई, तुम लोग देखा होगा बहुत आदमी क्या है कि सामान लेने के लिए जाता है तो वो एकदम मतलब सामान को देखते ही मुंह बनाना शुरू कर देते हैं, ये सामान बेकार है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, तो काम नहीं लगेगा। तो इंटेंट क्या होता है कि अपने सामान का खराबी निकाले तो सामने वाला जो थोड़ा डिमोरलाइज हो जाए, तो वो प्राइस को लेके उतना स्ट्रॉन्ग मतलब रॉबस्ट नहीं रहे और अपने वहाँ पे नेगोशिएट करके कम दाम में चीज़ को खरीद ले। दूसरा, तुम लोग को दिखता होगा आजकल इलेक्शंस वगैरह में क्या होता है कि सारा एमएलए वगैरह को उठा के रिसोर्ट में पुट कर देते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर अपने लोगों को बिड करने से रोकें तो वो भी डैम्पिंग का पार्ट है। तो डैम्पिंग में बेसिकली क्या हो रहा है कि अपने ऑक्शन का प्राइस को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश, ठीक है, कैसे, एक तो अपने सामान में खराबी बता रहा है, दूसरा अपने लोगों को ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है। तो ये वाला जो एक्ट है डैम्पिंग वाला, ये इलीगल है। जो नॉकआउट एग्रीमेंट था जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो प्राइमा फेसी इलीगल नहीं है अनलेस अनटिल वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को नुकसान करने का इंटेंट हो। लेकिन जो डैम्पिंग वाला एक्ट है वो इलीगल है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक है नॉकआउट एग्रीमेंट और दूसरा है डैम्पिंग। लिखो फर्स्ट वन, नॉकआउट एग्रीमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बायर टू प्रिवेंट कंपटीशन among themselves at an auction sale. They share the profit on completion of sale, है ना, जो फ़ायदा होता है आपस में डिवाइड कर लेते हैं। Such agreements are प्राइमा फेसी मतलब अफ्रंट, नॉट इलीगल, प्राइमा फेसी नॉट इलीगल अनलेस देयर इज इंटेंशन टू डिफ्रॉड थर्ड पार्टी। नियत में खोट होगा तो डेफिनेटली गलत है, नहीं तो ये वाला चीज़ एक्सेप्टेबल है, कैन बी डन। सेकेंड वन, डैम्पिंग। सो डैम्पिंग क्या होता है, डैम्पिंग इज illegal and auctioneer can withdraw
goods from auction sale. Dumping is illegal and auctioneer can withdraw goods from auction sale, है ना, नहीं बेचना सामान हमको, वैसा टाइप। करते कैसे हैं इसको, देखो intending purchaser is prevented from bidding or raising the price at an auction sale, ठीक है। wage of dumping by pointing out defects in the goods। ये बहुत कॉमन है, तुम लोग ये जो बिहेवियर है ये बहुत कॉमन है, तुम लोग देखना कोई भी दुकान में जाना तो यू विल फाइंड कोई ना कोई तुमको बायर ऐसा मिल जाएगा जो आते ही पहले बोलेगा सामान में ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, लेकिन उसको खरीदेगा भी, ठीक है। इंटेंट क्या होता है कि वो नेगोशिएट कर सके। दूसरा क्या है, बाई टेकिंग द intending buyer away from the place of auction by some other device। ऑक्शन करने नहीं दिया, पहले उठा लिया बिडर्स को, राइट, जो लग रहा था कि हाई बीट कर सके वैसा कुछ, तो ये हो गया डैम्पिंग। डैम्पिंग इज इलीगल, नॉकआउट एग्रीमेंट्स आर नॉट प्रिमा फेसी इलीगल, ठीक है। अब चलो एक चीज़ बताऊं, पी सेलर है, इसने क्यू को ऑक्शन किया कार, ठीक है, सेल कंप्लीट हो गया, सेल इज कंप्लीटेड बाय फॉल ऑफ हैमर, ठीक है। अब क्या होता है कि क्यू और पी क्यू को बोलता है कि भाई तुम मेरे को चेक दे, और जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये सेल कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब पी क्यू को बोलता है कि एक तो मेरे को चेक दे, जब तक ये चेक क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये अग्रीमेंट कंप्लीट, सेल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्यू क्या करता है, इन बिटवीन चेक क्लियर नहीं हुआ उसके पहले ही सब सेल्स टू आर को बेच देता है। अब बताओ कि क्या ये जो क्यू का एक्शन है वो वैलिड है या नहीं। सोचो एक बार, पी क्यू को गाड़ी ऑक्शन कर रहे हैं ऑन फॉल ऑफ हैमर और उसको डिलीवर भी कर देता है, ठीक है, एंड डिलीवर्स, गाड़ी उसको दे देता है। क्यू को पी बोलता है कि भाई तुम मेरे को चेक दो, और चेक जब तक क्लियर नहीं होता तब तक सेल और नॉट बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट, वो उनके बीच में वैसा अग्रीमेंट होता है। क्यू फिर इन बिटवीन चेक क्लियर नहीं हुआ उसके पहले ही गाड़ी को आर को सेल कर देता है, तो अपने को बताना है कि यहाँ पे सही है क्या क्यू का आर को सेल करना, ठीक है, इज इट ओके और नॉट, जस्ट थिंक।
तो इसमें देखो क्या है कि क्योंकि फॉल ऑफ हैमर है, अपने बात किए थे ना कि सेल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन पेमेंट, है ना। सेल किस चीज़ पर डिपेंड करता है, और ट्रांसफ़र ऑफ राइट एंड रिवार्ड। तो ऑक्शन सेल में फॉल ऑफ हैमर के साथ ही क्या होता है, राइट एंड रिवार्ड्स ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब जो हाईएस्ट बिडर है वो सामान का ओनर हो जाता है। अब क्योंकि फॉल ऑफ हैमर पे ये ओनर हो गया, तो अलग से वो जो एग्रीमेंट बनाया उसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। वो एग्रीमेंट जो है उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब क्यों उसको आर को आराम से सेल कर सकता है, ठीक है। तो ये जो चेक था, मानो चेक क्लियर ही नहीं होता, अगर वैसा कुछ हो जाता है तो पी जो है वो क्यू पे प्राइस के लिए केस फाइल कर सकता है कि मेरे को पैसा दो, लेकिन क्यू अभी ओनर है तो वो आर को सेल कर सकता है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट केस स्टडी। तो जैसे मानो यही वाला केस स्टडी एक एग्जाम में आता है, तो अपने को करना क्या होगा, अपने को पहले प्रोविजंस एक्सप्लेन करना होगा। क्या एक्सप्लेन करना होगा, अपने इसको बताएंगे कि भाई एज पर सेक्शन 64 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, ऑक्शन सेल क्या होता है। उसके बाद वेल मेंशन कि भाई रूल 2 क्या बोलता है कि सेल कंप्लीट क्या होता है। तो फॉल ऑफ हैमर पे सेल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब अपनी वापस से इन नेक्स्ट पैरा विल एक्सप्लेन कि इस केस में क्या हुआ था। तो जो सेकंड पैरा है वो कुछ नहीं है, वो जो केस है उसका डिटेल्स को ही वापस अपने समराइज कर रहे हैं। एंड इन द थर्ड पैरा विल कंक्लूड बाई, है ना, मैचिंग फर्स्ट एंड सेकंड पैरा, कि भाई प्रोविजन ये बोलता है इस केस में ये हुआ था, तो भी इसका कंक्लूजन ये निकलता है, ठीक है। तो केस लॉ बेस्ड आंसर होता है तो बहुत मज़ा भी आता है लिखने में, और बहुत सिंपल भी है। बस अपने को प्रोविजंस पता होना चाहिए, फिर अपने उसको केस से रिलेट करके वी कैन कंक्लूड कि क्या होगा। सो ये वाला केस लॉ को लिख लो। पी सोल्ड a car by auction to Q and delivered check collected and agreement was signed that ownership shouldn't pass until the check was cleared. In the meantime, Q sold the car to R, ठीक है। P sold a car by auction to Q and delivered check and delivered, fine, check collected and यहाँ पे फुल स्टॉप है, check collected and agreement was signed that ownership shouldn't pass until the check was cleared. In the meantime, Q sold the car to R. अब अपने को बताना क्या है। So it was held that the property was passed on fall of hammer and therefore R had a good title to the car. Both sale and subsale are valid. ठीक है, सामान तो उसका हो ही गया था फॉल ऑफ हैमर पे, तो अब वो आराम से गुड्स को फर्दर सेल कर सकते हैं। पेमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अपना ऑक्शन सेल कंप्लीट हो जाता है। ऑक्शन सेल में क्या था कि वो सेल जहाँ अपने पब्लिक से बिड्स इनवाइट करते हैं, ठीक है। ऑक्शन सेल में
रिजर्व्ड ऑक्शन होता है, मतलब जो रजिस्टर्ड लिस्ट ऑफ बायर्स है वही ऑक्शन कर सकता है। ओपन ऑक्शन मतलब बॉलीवुड वाला ना, कोई भी आके कर सकता है। रूल्स ऑफ ऑक्शन, तो वहाँ पे 6 रूल था। पहला कि अगर अपना लॉट्स में गुड्स आइडेंटिफाई हो रहा है तो हर एक लॉट एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। सेकंड वन, सेल कंप्लीट कब होगा? ऑन फॉल ऑफ हैमर, और अगर बीडर को बिड विड्रॉ करना है तो वो हैमर के फॉल के पहले उसको विड्रॉ कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। थर्ड वन कि सेलर कैन रिजर्व हिज राइट टू पार्टिसिपेट इन दी ऑक्शन, ठीक है, और एक ही बंदा सेलर के बिहाफ पे ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। फोर्थ वन कि अगर सेलर को पार्टिसिपेट करना है तो ही हैज़ टू गिव अ सेपरेट नोटिस, अगर वो नोटिस नहीं देता है तो सेलर या उसके बिहाफ पे कोई भी बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और अगर ऑक्शनर बिड्स एक्सेप्ट करता है तो इसको अपने फ्रॉड मानेंगे। फिफ्थ वन इज रिजर्व्ड और अपसेट प्राइस, कि अपने एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर सकते हैं कि उसके कम में सामान को नहीं बेचना है। सिक्स वन इज प्रिटेंडेंट बिडिंग, मतलब सेलर कुछ लोगों से क्या करवा रहा है, प्राइस रेज करने का कोशिश कर रहा है। जो बंदा ये काम करता है उसको अपने क्या बोलते हैं, पफर। देन द 2 इंटरेस्टिंग टर्म्स जो हमने डिस्कस किया था, एक था नॉकआउट एग्रीमेंट, दूसरा था डैम्पिंग। नॉकआउट एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि बायर लोग आपस में मिलकर डिसाइड किया कि विल नॉट रेज द बिड। ये प्राइमा फेसी इलीगल नहीं है, बट इसमें अगर कोई थर्ड पार्टी का नुकसान होता है तो फिर ये गलत है। सेकेंड वन क्या था, डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है कि अपने प्राइस को रेज करने का प्राइस रेज करने के पहले उसको अपने प्रिवेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, फाइल दिस इज इलीगल। डैम्पिंग करने का तरीका क्या हो सकता है कि अपने गुड्स में खराबी निकालने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने ऑक्शन जो बीडर्स है उसको ऑक्शन सेल में पार्टिसिपेट ही करने के लिए नहीं दिया, ठीक है, कुछ करके। क्लियर एब्सोल्युटली। सेक्शन बताओ कौन सा ऑक्शन सेल का? सेक्शन 64। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है कि मानो कभी होता है कि अपने कोई सेल अग्रीमेंट में इंटर किए, ठीक है, मतलब सेल का अग्रीमेंट हो गया, अभी तक परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, तो उसका जो प्राइसिंग है उसमें कुछ टैक्सेस भी है। मानो कि सेल में टैक्स है कि जीएसटी का 10% है, और मीनवाइल बिफोर कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस वो अपना 10 की जगह 15% हो गया। तो अगर ऐसा कभी होता है कि टैक्स बढ़ जाता है तो बायर को हायर टैक्स पे पेमेंट करना पड़ेगा। अगर टैक्स का रेट 10 से 5% हो जाता है तो बायर को कम टैक्स पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। इसमें इतना ही है कि अपना परचेज पे, सेल पे, मैन्युफैक्चरिंग पे कौन सा टैक्स लगता है, एक्साइज, कस्टम्स या जीएसटी। तो एक्साइज तो अभी है नहीं, है ना, हार्डली एक आध प्रोडक्ट पे। सो मेनली जीएसटी ही रहता है परचेज एंड सेल पे, कस्टम्स भी कुछ प्रोडक्ट्स पे रहता है। तो अगर मानो कि अपने किसी को गुड्स सेल करते हैं एट सर्टेन प्राइस, उसमें टैक्सेस अलग से रहते हैं। अगर टैक्स बढ़ गया इन बिटवीन तो जो बायर है वो हायर टैक्स पे करेगा, कम हो गया तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर अपने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, उसमें पहले से ये बात लिख दे कि भाई अपने तो यही दाम देगा, इर्रिस्पेक्टिव की टैक्स बढ़े या घटे, तो अपने फिर उसी दाम में डील को क्लोज करेगा। क्लियर है क्या? चलो लिखो दिस सेक्शन 64A, ठीक है, सेक्शन 64A। Inclusion of increased or decreased taxes in contract of sale, section 64A। इसका कंडीशंस क्या क्या है? Contract has been made but before performance there is a revision in taxes। दूसरा क्या था?
taxes includes taxes on manufacture, sale or purchase of goods, जैसे कि GST, कस्टम्स, एक्साइज, ETC। ठीक है, दो बातें कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस के पहले टैक्स बढ़ गया। टैक्स का मतलब क्या हुआ? GST, कस्टम, एक्साइज मतलब मैन्युफैक्चर, परचेज, सेल पे जो टैक्स लगता है, अगर ऐसा कुछ होगा देन the parties would become entitled to adjust the price of the goods accordingly। ठीक है, देखो उसको अपने चार्ट से समझते हैं। टैक्स क्या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर इंक्रीज होगा तो बायर टू पे इंक्रीज प्राइसेस, और डिक्रीज होगा तो बायर विल गेट बेनिफिट। एक्सेप्शन क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से बात कर लिया कि दाम फिक्स है तो फ़र्क नहीं पड़ता। द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन कैन however is excluded by an agreement to the contrary। आपस में पहले से अग्रीमेंट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दाम फिक्स रहेगा। सो वैसे देखो अपना है ना दो बड़ा टॉपिक, मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक, दूसरा उससे छोटा एंड तीसरा उससे छोटा, ख़त्म हो गया। दोनों अनपेड सेलर एंड ऑक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनपेड सेलर में क्या था? वो सेलर है ना जिसको पैसा नहीं मिला। अगेन सेल का मतलब क्या होता है? पासिंग ऑफ रिवार्ड्स एंड रिस्क एंड रिवार्ड्स। ठीक है, ओनरशिप पास होना, डिलीवरी या पेमेंट से मतलब नहीं है। तो अगर कोई सेलर कैश सेल कर रहा है, उसको पैसा नहीं मिला, क्रेडिट सेल कर रहा है, टर्म्स एक्सपायर हो गया, पैसा नहीं मिला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सामने वाला चेक दिया, बिल्स एक्सचेंज दिया, प्रॉमिसरी नोट दिया, वो डिसऑनर हो गया, तो इन सब केसेस में जो सेलर है वो क्या होता है? वो अनपेड सेलर होता है। एक अनपेड सेलर के पास टोटल 7 राइट्स होते हैं। 3 होता है राइट अगेंस्ट गुड्स, 4 होता है राइट अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट गुड्स में 3 क्या क्या है? राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट ऑफ रीसेल। ठीक है, राइट ऑफ लियन का मतलब क्या हुआ कि सेलर के पास गुड्स है और वो उसको रिटेन कर रहा है। राइट, सेलर के पास गुड्स है और वो उसको रिटेन कर रहा है। ऐसा वो कब कर सकता है? अगेन 3 कंडीशन में, कैश सेल है लेकिन पैसा नहीं मिला, क्रेडिट सेल है, टर्म एक्सपायर हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला, एंड थर्ड वन कि बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो तीनों में से कोई भी हो तो वो अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। उसका राइट ऑफ लियन कब एग्जिस्ट, मतलब नहीं वैलिड होता है, मतलब कब उसका राइट ऑफ लियन का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उसका राइट ऑफ लियन वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? नंबर 1, जब वो गुड्स को किसका कैरियर को दे देता है। कैरियर मतलब जो सामान लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्टर समझ लो। दूसरा, वो बायर को गुड्स डिलीवर कर देता है। तीसरा, जो बायर है वो प्राइस पे कर देते थे, तो अभी ये अनपेड सेलर ही नहीं है, तो राइट का बात ही नहीं आता। फोर्थ वन, ये खुद अपना राइट वेव करता है। फिफ्थ वन, बाय स्टॉपल, कि ये अपना एक्ट से ऐसा दिखाता है कि ये राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, या फिर वो अपना एक्ट से ये दिखाता है कि अभी जो है वो गुड्स जो है वो उसका हो गया, बायर का हो गया। राइट ऑफ स्टॉपेज,
राइट ऑफ स्टॉपेज में क्या होता है कि अपने सामान को डिलीवरी करने के लिए निकाल चुके, ठीक है, तो अपने सामान को रीगेन कर सकते हैं, मतलब हमने निकाल दिया उसको अपने रीगेन कर सकते हैं। अपने क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांसपोर्टर को बोल सकते हैं कि भाई तुम सामान को डिलीवर मत करना, या अपने बोल सकते हैं कि तुम सामान मेरे को लाके वापस कर दे। ट्रांसपोर्टर जो सामान वापस लाके देगा या कहीं और लेके जाएगा, सेलर का इंस्ट्रक्शन पे उसका चार्जेज वो सेलर से रिकवर करेगा। राइट ऑफ स्टॉपेज को अपने कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, देयर 5 कंडीशंस। पहला क्या है, द सेलर मस्ट बी अनपेड। दूसरा वाला क्या है, ही मस्ट हैव पार्टेड विद पोजीशन ऑफ गुड्स, मतलब वो सामान को निकाल दिया है। द थर्ड वन, गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट, अभी भी सामान रास्ते में है। फोर्थ वन, द बायर इज इंसॉल्वेंट, तो जो इंसॉल्वेंसी है वो अपना स्टॉपेज में एसेंशियल कंडीशन है, और जो लेन था उसमें वो ऑप्शनल था, ठीक है। उसमें 2 और भी था जहाँ पे अपने उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिफ्थ वन, बाई गोइंग बाय दिस प्रोविजन, गोइंग बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि एक्ट का जो प्रोविजन है उसके हिसाब से वी कैन एक्सरसाइज दिस राइट। तो ये फिफ्थ वाला भी जेनरिक पॉइंट है। अब ये 5 पॉइंट अगर होता है तो वो राइट ऑफ स्टॉपेज को एक्सरसाइज कर सकता है। गुड्स का जो ड्यूरेशन होता है ट्रांजिट का, वो क्या होता है, जब वो गुड्स को डिलीवर करने के लिए निकालता है से लेके जब तक गुड्स बायर या उसका कोई एजेंट को डिलीवर हो जाता है तब तक का पीरियड को अपने बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। जैसे ही ट्रांजिट एंड होता है, जैसे ही ट्रांजिट एंड होता है वैसे ही जो अपना ये राइट ऑफ स्टॉपेज है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ट्रांजिट एंड कब होता है, ट्रांजिट एंड होता है जब अपने बायर का किसी एजेंट को गुड्स डिलीवर कर देते हैं रास्ते में ही, है ना। जैसे मानो कि अपने सामान को कोलकाता से दिल्ली भेजे और बायर अपने को बोलता है भाई पटना में मेरा वेयर हाउस है, वहीं पे तुम सामान को रखवा दो, तो वहाँ पे अपने रखवा दिए तो ट्रांजिट एंड हो गया। सेकेंड वन, अपने बायर को गुड्स डिलीवर कर दिया। थर्ड वन, अटोनमेंट, मतलब कि जो अपना कैरियर है वो क्या करता है कि बायर को फ़ोन कर देता है और बोलता है कि भैया आपका सामान हम लेकर आ रहे हैं। ऐसा करने से भी ट्रांजिट एंड हो जाता है, प्रोवाइडेड अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं है। अगर अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल है तो ऐसा करने से ट्रांजिट एंड नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ वन क्या था कि अगर अपने पार्ट ऑफ द गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, बाकी पार्ट मतलब पार्ट ऑफ द गुड्स डिलीवर हो गया एंड कुछ पार्ट बाकी है, तो भी अपने मानेंगे कि ट्रांजिट एंड हो गया। फिफ्थ वन क्या है कि अगर अपने सामने वाला का कैरियर, मतलब बायर अगर अपना कैरियर को भिजवा रहा है, उसको अगर अपने गुड्स दे रहे हैं, फाइन, तो वहाँ पे भी अपने बोलते हैं कि अपना जो ट्रांजिट है वो एंड हो गया, ठीक है। एंड सिक्स्थ वन, राइट, फिफ्थ वन क्या था कि अपने बायर का कैरियर को सामान दे रहे हैं तो ट्रांजिट एंड हो गया। एंड सिक्स्थ वन क्या है कि जो अपना कैरियर है, मतलब जो सामान लेके जा रहे हैं, वो रॉन्गफुली डिलीवरी, मतलब वो डिलीवरी देने के लिए मना कर देते थे कि बायर को वो डिलीवरी नहीं देता है फॉर वॉट एवर रीजन, तो भी अपने बोलते हैं कि जो ट्रांजिट है वो एंड हो गया, ठीक है। डिफरेंस क्या है राइट ऑफ लियन में, राइट ऑफ स्टॉपेज में? राइट ऑफ लियन में अपने गुड्स को रिटेन करते हैं, राइट, अपने पास ही गुड्स रहते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, अपने गुड्स को रिगेन करते हैं। कहाँ पे रिगेन करते हैं? राइट ऑफ स्टॉपेज में। राइट ऑफ लियन के अंदर इंसॉल्वेंसी इज ऑप्शनल, बायर इंसॉल्वेंट हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज में वो ज़रूरी है, इंसॉल्वेंट होगा तभी अपने कर सकेंगे। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब ये हुआ कि सामने वाला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपना ड्यू क्लियर नहीं कर पा रहा है। राइट ऑफ लियन में क्या है कि जो पोजीशन ऑफ गुड्स है वो सेलर के पास है। राइट ऑफ स्टॉपेज में क्या है कि जो अपना गुड्स का पोजीशन है वो उसके पास नहीं है। एंड द फोर्थ पॉइंट, जैसे ही अपना राइट ऑफ लियन ख़त्म होता है वैसे ही राइट ऑफ स्टॉपेज शुरू होता है, ठीक है। अब अगर जो अपना बायर है वो गुड्स को सबसेल कर देता है या फिर प्लेज कर देता है तो क्या होगा? तो अगर सेलर का एसेंट है, मतलब सेलर अगर अप्रूव किया है, तब फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपना राइट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। आपने तो बोला था भाई कि तुम है ना सामान को बेच दो, और फिर उस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगर अपना अप्रूवल नहीं है, एसेंट नहीं है, लेकिन हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया तो भी हमने अपने हाथ काट लिए, अब अपने कुछ नहीं कर सकते। अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया
और उसने गुड्स को फर्दर सबसेल किया है ना, तो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन सा राइट? लीन स्टॉपेज दोनों। अगर अपने गुड्स को उसने प्लेज किया तो अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑफ प्लेजी, मतलब प्लेजी का नुकसान करके नहीं, अपने प्लेजी को बोल सकते हैं कि भाई तुम उसका जो लोन रिकवर करने के लिए है ना, जो गुड्स को सेल करेगा या जो भी है, तुम पहले उसका बाकी प्रॉपर्टीज पे फोकस करो, उसके बाद फिर इसको लास्ट प्रायोरिटी में लेना। तो प्लेजी का राइट को ख़राब किए बिना अपना जो राइट ऑफ लेन या स्टॉपेज है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट ऑफ रीसेल का मतलब क्या हुआ कि अपने सामने वाला का गुड्स को बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं? नोटिस देकर या बिना नोटिस देकर। अगर अपने पास पेरिशेबल गुड्स है तो नोटिस देने का कोई दरकार नहीं है। अगर एग्रीमेंट में पहले से बात किया हुआ है कि अगर पैसा नहीं देगा तो सामान बेच देंगे, तो भी नोटिस का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने को नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने या नहीं देने में क्या फ़ायदा नुकसान है? अगर अपने नोटिस देते हैं तो मानो कि अगर 50,000 का सामान था और वो 40 में बिका तो 10,000 अपने रिकवर कर पाएंगे बायर से। नोटिस नहीं देते हैं तो रिकवर नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली 50,000 का सामान अगर 55,000 में सेल होता है, अगर नोटिस देते हैं तो 5,000 बायर को नहीं देना है, नहीं देते हैं तो 5,000 बायर को देना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका राइट अगेंस्ट गुड्स। अभी राइट अगेंस्ट बायर क्या क्या है? देयर 4 राइट। फर्स्ट वन इज सूट फॉर प्राइस। सूट फॉर प्राइस का मतलब क्या हुआ? अपने सामने वाला से पैसा लेने के लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने गुड्स का डिलीवरी दे दिया है और बायर अपने को पैसा देने से मना कर रहा है तो अपने क्लेम फाइल कर सकते हैं। अगर हमने गुड्स का डिलीवरी नहीं दिया लेकिन पेमेंट का ड्यू डेट आ गया तो उस केस में भी बायर अगर मना कर रहा है तो अपने केस फाइल कर सकते हैं। सेकंड वन क्या है? सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, कि अपने तो सामान डिलीवर करने के लिए तैयार है लेकिन बायर ही नाटक कर रहा है, वो सामान को नहीं ले रहा है, तो उस केस में वी कैन फाइल फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। इसमें हमने वो गोल्ड वाला एग्जांपल लिया था कि भाई 40,000 का रेट है सोने का, अगर आज वो मेरे से नहीं खरीदता तो हम किसी और को बेचता तो 45 में बेचता, कल दाम हो गया 40, अब वो मना कर रहा है कि नहीं लेगा तो मेरा तो 5 का नुकसान हो गया ना, तो मैं 5 उससे क्लेम कर सकता हूँ। थर्ड वन इज राइट फॉर रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ड्यू डेट के पहले ही जो बायर है वो अपना इंटेंशन जाहिर किया कि वो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो अपने पास 2 ऑप्शन है। इमीडिएट ऑन द डे जब बायर ऐसा अपना इंटेंशन शो कर रहा है तो अपने क्लेम फाइल कर सकते हैं, और वी कैन वेट फॉर द ड्यू डेट और उस दिन अपना क्लेम को फाइल कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज सूट फॉर इंटरेस्ट। सूट फॉर इंटरेस्ट क्या होता है कि अपने प्राइस के साथ साथ, तो सूट ऑफ इंटरेस्ट तभी वैलिड है जब अपने पास सूट फॉर प्राइस है, तो अपने जब प्राइस के लिए क्लेम कर रहे हैं तो साथ में अपने इंटरेस्ट के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। भाई पैसा अगर 1 साल से बाकी है तो 1 साल का इंटरेस्ट भी तो ड्यू है ना, वो पैसा कहीं लगाते तो कुछ मिलता। तो इंटरेस्ट का रेट अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेंशन्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट में डिसाइड कि किस रेट से इंटरेस्ट और कब से चार्ज करना है डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो ये क्या था? अनपेड सेलर। ऑक्शन सेल क्या होता है? ऑक्शन सेल वो सेल होता है जहाँ अपने पब्लिक से बिड्स इनवाइट करते हैं और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको अपने सामान बेचते हैं। जो सेलर होता है वो खुद अपना सामान को ऑक्शन कर सकता है या वो किसी ऑक्शनर को अपॉइंट कर सकता है। जो ऑक्शनर होता है वो सेलर का एजेंट होता है। ठीक है, जो ऑक्शन होता है वो एक होता है तुम्हारा जहाँ पे बायर्स पहले से, बिडर्स पहले से रजिस्टर्ड होता है, एंड दूसरा होता है ओपन ऑक्शन। तो अगर वो ऑक्शन जहाँ पे बिडर्स पहले से रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ पे कोई तीसरा आदमी अचानक से आके ऑक्शन लगाएगा तो वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बॉलीवुड वगैरह में जो होता है ओपन ऑक्शन के केस में पॉसिबल है। ऑक्शन का 6 रूल है। पहला रूल क्या है कि अगर सामान को अपने लॉट्स में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो हर एक लॉट क्या है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। तो लॉट में आइडेंटिफाई करने का मतलब कि अपने पास अलग अलग बंडल किया हुआ है या अलग अलग कार्टून है, वैसा टाइप का है ना, जैसा अपने फ्रूट्स का बात किए थे, मैंगो का ऑक्शन का। सेकेंड मंथ की सेल कंप्लीट कब होता है? बाई फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस।
दूसरा एक और प्रैक्टिस का अपनी बात क्या कहते हैं, गोइंग गोइंग गॉन, ठीक है। तो कोई भी प्रैक्टिस हो, जनरल प्रैक्टिस इज फॉल ऑफ हैमर। हैमर का फॉल के पहले जो बीडर है वो अपना बिड को विड्रॉ कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता क्योंकि सेल कंप्लीट हो गया। थर्ड वन इज कि सेलर रिजर्व कर सकता है अपना राइट कि वो भी ऑक्शन में एज ए बीडर पार्टिसिपेट करेगा या उसके बिहाफ में सिर्फ एक बंदा है ना, सिर्फ एक बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। फोर्थ वन इज कि सेलर को ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो नोटिस नहीं देता है तो सेलर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और उसके बिहाफ में कोई बीडर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर वो लोग बिना नोटिस के करते हैं और ऑक्शनर बिड्स को एक्सेप्ट करता है तो फिर अपने उसको फ्रॉड मानेंगे, ठीक है। फिफ्थ वन एज रिजर्व्ड और अपसेट प्राइस। रिजर्व्ड और अपसेट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि अपने एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दे कि इससे कम में अपने को सामान नहीं बेचना है। लास्ट वन इज प्रिटेंडेंट बिडिंग, जहाँ पे सेलर कुछ लोगों की मदद से बार बार प्राइस को रीच करने का कोशिश कर रहा है। जो लोग ऐसा काम करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, पफर। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बायर के ऊपर है कि वो गुड्स को खरीदे या नहीं खरीदे, ठीक है। तो वॉर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। दो और इंटरेस्टिंग टर्म ने डिस्कस किए थे। एक क्या था, नॉकआउट अग्रीमेंट। नॉकआउट अग्रीमेंट में क्या होता है, कुछ बायर्स आपस में ग्रुप फॉर्म करते हैं जिससे कि वो लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग जो है आपस में कंपटीशन करके बिड्स को रेज नहीं करें और जो प्रॉफिट होगा वो आपस में डिवाइड कर ले। प्राइमा फेसी दिस इज नॉट इलीगल अनलेस यहाँ पे इंटेंशन किसी थर्ड पार्टी को हार्म करने का है। सेकेंड टर्म इज डैम्पिंग। डैम्पिंग इज इलीगल। डैम्पिंग में क्या होता है कि अपने कोशिश करता है कि जो ऑक्शन प्राइस है उसको अपने रोक ले। फाइन, अपने कैसे करता है, भाई पॉइंटिंग आउट डिफॉल्ट इन गुड्स, सामान में ये खराबी है। दूसरा, जो ऑक्शन करने वाला है उसको अपने ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से ही रोक लेते। तो दिस एक्ट ऑफ डैम्पिंग इज इलीगल। नॉकआउट एग्रीमेंट प्राइमा फेसी नॉट इलीगल। फिर हमने केस स्टडी डिस्कस किया था कि पी क्यू को गाड़ी सेल कर रहा है, क्यू जो है वो आर को गाड़ी सेल कर रहा है। अब पी जब क्यू को सेल किया तो वो ऑक्शन सेल किया बाई फॉल ऑफ हैमर और उसने क्यू को कार की डिलीवरी भी दे दी। लेकिन वो पी क्यू को बोल रहा है कि भाई तुम्हारा चेक जब क्लियर होगा उसके बाद ही ये सेल अपना कंप्लीट होगा। तब दिस इज व्हाट दे अग्रीड। इन बिटवीन चेक क्लियर होने के पहले ही क्यू आर को गाड़ी भेज देते हैं, मतलब सब सेल कर देते थे, सब्सिक्वेंट सेल करते हैं। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि क्यू और आर का क्या पोजीशन है। तो इट वॉज हेल्ड कि क्योंकि फॉल ऑफ हैमर पे सेल हुआ था तो सेल वहीं पे कंप्लीट हो गया। क्यू ओनर है तो क्यू अभी आर को बेच सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट सेक्शन 64A हमने डिस्कस किया था कि अगर सेल का परफॉर्मेंस के पहले ही टैक्सेस में कोई चेंज आता है तो बायर को अगर टैक्स बढ़ जाता है तो बढ़ा हुआ टैक्स और कम हो जाता है तो उसको कम टैक्स का फ़ायदा मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है कि अगर अपने पहले से ही अगर अपना एग्रीमेंट में ऐसा लिख लेते हैं कि भाई टैक्स का इम्पैक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज द प्राइस, तो अपने वैसा कर सकते हैं, फिर प्राइस पे टैक्स का इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो विद दिस ये तीनों टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। जैसे अपने को आज सारा प्रोविजन सब कुछ याद है, अपने को हमेशा ऐसे ही याद रहेगा, बस हर 1-2 दिन में है ना बार बार अपने को रिवाइज करना है। ऐसा नहीं करना अभी करके छोड़ दिया तो अपने फिर उसको भूल जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।